कभी कभी जिंदगी हमें वह सब दे देती है जो हम चाहते हैं, पैसा, रुतबा, नाम, लेकिन फिर भी कुछ अधूरा रह जाता है। अंदर कहीं एक सवाल गूंजता है, क्या यही सब कुछ है? क्या यही कहानी है? अर्जुन एक ऐसा इंसान जो मेहनत से ऊपर चढ़ा, फिर लालच में डूबा और जब सब कुछ छिन गया तब जाना कि असली दौलत क्या होती है। यह सिर्फ उसकी नहीं, हम सब की कहानी है। जब कर्म गलत हो जाए तो यूनिवर्स कैसे जवाब देता है, और जब कर्म सुधर जाएं तो वही यूनिवर्स कैसे वरदान बन जाता है। इस कहानी में आप पाएंगे पश्चाताप, परिवर्तन और पुनर्जन्म। यह कहानी है कर्म और सिद्धांत। अपनी अमीरी की असली कुंजी की शुरुआत करते हैं उस क्षण से जब अर्जुन ने पहली बार सोचा था कि दुनिया यूं ही चलती है, लेकिन उसे क्या पता था कि दुनिया नहीं, कर्म चलता है। सब कुछ अर्जुन का जन्म एक छोटे शहर के बेहद साधारण परिवार में हुआ था। पिता सरकारी स्कूल में अध्यापक थे और माँ एक धर्मपरायण गृहिणी घर की थी। घर में सुबह ओम के जाप से दिन शुरुआत होता था और रात को रामायण की चौपाइयों के बीच नींद आती थी। अर्जुन का जीवन प्रारंभ से ही सादा, अनुशासित और मूल्यों से भरा हुआ था। पिता उसे हमेशा कहते, बेटा कर्म ही पूजा है, जो बोओगे वही मिलेगा। और अर्जुन इस बात को अपने बाल मन में किसी मंत्र की तरह बिठा चुका था। वो पढ़ाई में अच्छा था, स्कूल में अव्वल आता था, मंदिर जाता था और अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करता था। उसके अंदर एक जिम्मेदार और संवेदनशील इंसान पल रहा था। कॉलेज के दिनों में उसने कई बार आर्थिक तंगी देखी, कई बार किताबें पुरानी खरीदी पढ़ी, कई बार दोस्तों से उधार लेकर परीक्षा की फीस भरी, लेकिन अर्जुन की लगन डिग्री नहीं, उसकी मेहनत थी, रंग लाया और उसने एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी मिल गई। उसे उस कंपनी में पहली बड़ी सफलता थी। जब उसे पहला वेतन मिला तो उसने माँ को एक साड़ी और पिता को एक नई घड़ी भेंट में दी। वो दिन उसके लिए किसी पर्व से कम नहीं था। कार्यालय में भी अर्जुन बेहद मेहनती निकला, अपने सीनियर्स की बात सुना और ध्यान से सुनता रहा, समय से पहले काम पूरा करता और कभी भी किसी को धोखा नहीं देता। इसी गुण के कारण वह जल्दी प्रमोशन पाने लगा। कुछ ही वर्षों में एक छोटी टीम का लीड बन गया, लेकिन यहीं से कहानी एक नया मोड़ लिया। अर्जुन का संपर्क अब बड़े कॉर्पोरेट ग्राहकों और ऊंचे ओहदे के लोगों से होने लगा। उसे दिखने लगा कि कुछ लोग जो उसके कम मेहनती थे उसने कई गुना अधिक कमा रहे हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि वे शॉर्टकट अपनाते थे। किसी से उसे कहा कि भाई, इस दुनिया में ईमानदारी से सिर्फ चाय मिलती है, बंगला नहीं। शुरू में अर्जुन को यह बातें गलत लगती थी, लेकिन जब उसने देखा कि एक ही बैच का उसका साथी जो लगातार कंपनी के पैसे से क्लाइंट को गिफ्ट देता था ऊंचे पद पर पहुंच गया था, तो उसने मन में हलचल हुई। वो सोचने लगा, क्या मैं भी ही इसी मूर्ख हूँ जो अभी आदर्शों में जी रहा हूँ? क्या पापा की बातें अब पुरानी हो चुकी हैं? अर्जुन के अंदर धीरे धीरे एक संघर्ष पैदा होने लगा। आदर्श और प्रगति के बीच उसकी आत्मा अब भी उसे रोकने लगी, और लेकिन मन में दुनिया की चमकचम बहने लगी थी। एक दिन कंपनी के एक डेटर को लेकर बड़ा प्रोजेक्ट आया। इसमें अर्जुन को सामने वाला क्लाइंट को कुछ रिश्वत देनी थी ताकि डील पास हो जाए। पहले तो उसने साफ मना कर दिया, लेकिन जब उसने बॉस से कहा कि तू करेगा तो तेरा ही नाम होगा, नहीं तो किसी और को भेज दूंगा, तो वह झिझकता हुआ। उसने पहली बार उसने उस संस्कार को तोड़ा और रिश्वत दी। वह रात को उसने करवटों में कांटे लेकर अगले दिन जब खबर आई कि डील पास हो गई है और उसका नाम मैनेजमेंट के सामने चमकने लगा, तो उसके अंदर का अपराधक बोझ थोड़ी देर के लिए शांत हो गया। वह सोचने लगा, शायद दुनिया सच में ऐसी ही चलती है, अगर मैं न करता तो कोई और करता। यहीं से अर्जुन का नैतिक पतन शुरू हो गया था। अब वह हर डेटर, हर प्रोजेक्ट को एक और मौके के रूप में देखने लगा, जहां थोड़ा बहुत घुमाकर समझाकर दूसरों को प्रभावित करके वह अपनी स्थिति को और मजबूत कर सकता था। उसने सीख लिया था कि कहाँ झूठ बोलना है, किसे गिफ्ट देना है, किसे फुसलाना है, और धीरे धीरे उसका बैंक अकाउंट भरने लगा था, पर आत्मा खाली होने लगी थी। उसने अपने माता पिता से झूठ बोलना शुरू कर दिया। सब अच्छा चल रहा था, मेहनत रंग ला रही थी, लेकिन उसके चेहरे की चमक धीरे धीरे बुझने लगी थी। वो दिखावे में जीने लगा था। महंगी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े, नए गैजेट, सब कुछ था, लेकिन अंदर कहीं कुछ टूट रहा था। रातों रात वह अकेला होता गया, अपने कमरे की खामोशी से डरने लगा था। वह टीवी की आवाज़ तेज करता, शराब पीता और या किसी पार्टी में खुद को खो देता, ताकि भीतर की उस अनकही
सिसकती हुई को ना सुनना पड़े, जो हर पल उसे कहती थी कि तू वह अर्जुन नहीं है जो था। कभी कभी वह खुद को आईने में देखता और पूछता, क्या यही हूँ मैं? क्या यही वह अर्जुन है जिसने पहले वेतन से माँ को साड़ी दी थी? क्या वही अर्जुन है जो पापा की आंखों में गर्व लाया था, पापा को घड़ी गिफ्ट की थी? एक दिन उसने वे एक पुराना फोटो एल्बम खोला। उसने अपनी उसकी तस्वीर निकाली जो कॉलेज के समय एक साधारण लड़का था, जिसकी आंखों में चमक थी और सीने में आदर्श। उस तस्वीर को देखते हुए अर्जुन रो पड़ा। आंखों से आंसू बहने लगे थे, लेकिन दिल को राहत नहीं मिल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कौन था, आज का अर्जुन वह था या कल का जो कभी था। उसने जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास यही था कि बाहर की दुनिया उसे सफल मान रही थी, लेकिन अंदर की आत्मा उसे रोज दोषी ठहरा रही थी। वह एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा था जहां जीतने पर भी हार मिलती है। यहीं पर अर्जुन की आत्मा ने पहली बार पुराना और रुका कि जब तू बहुत दूर आ गया है, क्या लौटना अब भी संभव है? क्या इस प्रश्न ने उसकी नींद को, उसकी चैन और उसकी दुनिया हिला दी थी। अर्जुन अब भी मुस्कुरा कर कहता है कि सब ठीक है, लेकिन मन में तो कुछ और ही हलचल हो रही थी। उस मुकाम पर था जहां उसने पास सब कुछ था, वह धन, शोहरत, पावर, लेकिन फिर भी वह अंदर से खाली महसूस करता था। उसकी आत्मा जैसे हर रोज कई सौ गीत गा रही थी, लेकिन उसने इस दर्द को नजरअंदाज किया। उसने सोचा यह सब तो सोचने का वक्त ही नहीं है, आगे बढ़ना है और तेजी से। लेकिन यूनिवर्स उसकी यात्रा में अब हस्तक्षेप करने का फैसला कर दिया। या धीरे धीरे बुरे कर्मों के बीज फल देने लगे और वह फल मीठे नहीं थे। पहला झटका उसे तब लगा जब उसने सबसे पुराने क्लाइंट ने अचानक डील तोड़ दी और कोई कंपनी कमीशन देकर उसका प्रोजेक्ट हथिया चुकी थी। अर्जुन ने भी तो यही किया था कि किसी और के साथ, अब की कोई उसके साथ कर रहा था। अब भी कुछ ही हफ्तों में उसकी कंपनी में एक अकाउंट में गड़बड़ी पाई गई। ऑडिट के दौरान पेपर्स मिसिंग थे और आरोप सीधे अर्जुन पर आए। उसे सस्पेंड नहीं किया गया, लेकिन उसकी साख को पहली बार झटका लगा। यह सिर्फ शुरुआत थी। उसकी व्यक्तिगत जिंदगी अब तिनकों की तरह बिखरने लगी थी। उसकी पत्नी, जो शुरू में उसकी चमक दमक देखने से आकर्षित थी, अब उसकी खोखली रातों में खोए हुए ध्यान से परेशान रहने लगी। एक रात उसने कहा, तुम पास होकर भी बहुत दूर हो गए अर्जुन, तुम्हारे साथ होते हुए भी मैं अकेली हूँ। अर्जुन ने यह चोट गहरी खा चुकी थी और झुंझलाया हुआ चिल्लाया, खुद को सही साबित करने की कोशिश की, लेकिन दिल की जानता था कि वह कितना गलत था। उसने बच्चे तक उसे डरने लगे थे। एक आदर्श पिता की जगह अब उसके सामने एक गुस्सैल खोया हुआ पिता था चेहरा था। और फिर वह दिन आया जब उसका सबसे भरोसेमंद दोस्त, जिसके उसने साथ कॉलेज से कंपनी तक सफर तय किया था, उसे छोड़ गया। उसने एक और कंपनी ज्वाइन कर ली और जाते जाते सिर्फ इतना कह गया कि मुझे वह अर्जुन याद आता है जो सच्चाई से डरता नहीं था, पर आज तुम खुद से डरते हो। अर्जुन के जीवन की दीवारें अब एक एक करके गिरने लगी थी। एक बड़े प्रोजेक्ट और फर्जीवाड़ा उजागर हुआ और अर्जुन का नाम सामने आया। उसे कोर्ट में पेश होना पड़ा। मीडिया ने उसे घेर लिया। उसकी तस्वीर अखबारों में छपने लगी। अब वो हीरो नहीं, एक धोखेबाज की तरह देखा जा रहा था। सबसे बीच अर्जुन का मानसिक संतुलन डगमगाने लगा। वो रात भर जागना, सिर पकड़कर बैठ जाना और कभी पुरानी वीडियो देखकर, कभी पुराने मेल्स पढ़ता और खुद से बार बार पूछता, कहाँ गया वह? हर दिन उसके भीतर एक हाहाकार उठता था। आत्मा चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि तू सुन क्यों नहीं रहा? तेरे कर्म ही तेरा परिणाम बना रहे हैं। इसी हताशा और गहराते हुए अंधकार के बीच एक शाम अर्जुन पार्क में अकेला बैठा था। उसकी आंखें सूजी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे, चेहरा थका हुआ था। तभी एक बुजुर्ग संतनुमा व्यक्ति आकर बगल में बैठ गए और उन्होंने कहा, सवाल नहीं पूछा, कोई सलाह नहीं दी, बस कुछ देर चुपचाप बैठा रहा। फिर अचानक बोले, तू बहुत दौड़ा बेटा, अब थक गया है ना? अर्जुन ना चौंक कर उसकी तरफ देखा और कहा, मैं वो हूँ जिसे लोग तब देखते हैं जब उसकी आंखों में से हटकर भीतर की ओर मुड़ती है। अर्जुन ने चुपचाप सिर झुका लिया। संत बोले, तू जानता चाहता है ना कि तेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है और क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? एक बार समझ ले कि कर्म सिर्फ क्रिया नहीं, ऊर्जा होती है। जो तू देता है वही लौटाता है, कभी आज कभी कल। यह ब्रह्मांड का नियम है। अर्जुन की आंखों में पानी आ गया। पर मैं तो बस दुनिया जैसे चल रही थी वैसे ही चल रहा था। सब कहते हैं कि यह सब संत मुस्कुराए और यह तू भी वही बनना चाहता है सब जैसा, फिर भी जो अपनी आत्मा से आंख मिलाकर कह सके, मैंने
सच में जीवन जिया है, पर मैंने बहुत कुछ खो दिया है। सब कुछ नहीं, संत ने धीमे स्वर में कहा, तूने वह पाया है जो सब खोने के बाद मिलता है। आत्मा का दर्पण अब तू अपने अंदर से देख सकता है। अभी भी देख नहीं हुई हे अर्जुन, अभी भी देर नहीं हुई है, कर्ज चुकाया जा सकता है अगर समझ और सच्ची नियम हो। अर्जुन फूट फूट कर रो पड़ा। उसके जीवन में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई आया था जो उसके अंदर की टूटन को पहचान सका था। उसने संत के चरणों में सिर रख दिया। मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले सच को स्वीकार, फिर एक दूसरे करके एक बुरे कर्मों का प्रायश्चित, और सबसे जरूरी वापस अच्छे कर्मों की ओर लौटना। यूनिवर्स इंतजार करता है लेकिन हमेशा माफ करता है उन्हें जो सच्चे दिल से लौटते हैं। उस रात अर्जुन ने पहली बार चैन की नींद ली। शायद इसीलिए नहीं कि समस्याएं खत्म हो गई थीं, बल्कि इसीलिए कि अब उसे रास्ता दिख चुका था, एक ऐसा रास्ता जो भीतर की शांति से होकर बाहर की दुनिया में दोबारा निर्माण करता है। और यह बस शुरुआत थी कर्म के कर्ज को चुकाने की, आत्मा के न्याय के सामने खड़े होने की और एक नया अर्जुन बनने की। उस रात के बाद अर्जुन ने कुछ टूट गया था और कुछ नया बनने लगा था। वह यह बदलाव था जो बाहर से नहीं दिखता लेकिन अंदर का एक विराट क्रांति शुरुआत कर चुका था। उसे अब यह साफ समझ में आने लगा कि जीवन सिर्फ हासिल करने का खेल नहीं है, बल्कि देने का एक सतत कर्म है। वह धीरे धीरे अपने भीतर की आवाज़ सुनने लगा था, एक ऐसी आवाज़ अब तक दबा गई थी। लालच, अंधकार और स्वार्थ के नीचे सुबह उठते ही वह सबसे पहले खुद को देखता, आईने में नहीं अपनी आत्मा में। उसने अपनी पुरानी आदतों से छुटकारा पाना शुरू किया। वह शराब जो तनाव का बहाना थी, वह पार्टियां जो अकेलेपन का मुखौटा थी, एक एक करके सब बंद कर दी। उसने ध्यान शुरू किया। शुरुआत में मुश्किल थी, मन भागता था, बीते पलों की गलतियां सामने आती थी, आंखें भर आती थी, लेकिन उसके हार नहीं मानी। वे हर सुबह 5 बजे उठता और मान में बैठता, खुद को माफ करता और यूनिवर्स से क्षमा मांगता। धीरे धीरे उसके भीतर की बेचैनी शांत होने लगी। एक दिन उसने अपने पुराने घर की तरफ जाना तय किया, वही इलाका जहाँ से उसने अपनी शुरुआत की थी। रास्ते में उसने सामने वही चाय वाला आया जिसे उसने एक बार बेइज्जत किया था, बस इसीलिए कि वह ऑर्डर देने से लाया था। अर्जुन चाय वाले के पास गया। उसने सामने हाथ जोड़कर खड़ा होकर बोला भाई, उस दिन मैंने जो भी किया उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। चाय वाले की आंखें भर आई। साहब, आप तो सब कुछ भूल चुके हैं, आपने याद रखा कर्म भूलता नहीं है। अर्जुन ने धीरे धीरे कहा कि इसलिए मैं भी नहीं भूल सकता। अब वह धीरे धीरे सेवा में लगने लगा। गुप्त रूप से वह अनाथालयों में दान भेजता, अस्पतालों के बिल भरता, स्कूलों में किताबें भिजवाता, लेकिन ना कोई नाम था, ना कोई दिखावा, बस सच्चा योगदान। वह हर उस जगह मदद का पहुंचाना चाहता था जहां कभी उसने नुकसान पहुंचाया था। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसका पूरा जीवन एक तपस्या बन गया था। बाहर से शांत, भीतर से सक्रिय। वह अब लोगों से कम बोलता था, लेकिन जब बोलता तो उनकी आंखों में झांक कर उसके जीवन में पहली बार एक स्थिति आई थी, इनर डिसिप्लिन। हर रोज का ध्यान, संयमित आहार, मौन की साधना और रात को आत्मनिरीक्षक। उसने इसे अपना जीवन बना लिया था। उसने अपने पुराने स्टाफ को एक एक कर खोजने लगा जिसके साथ उसने कभी कठोरता की। उसने एक महिला अकाउंटेंट को खोजा जो उसने व्यवहार से आहार होकर नौकरी छोड़ गई थी। वह उसने घर गया, उसके दरवाजे पर खड़ा होकर बोला, आपको शायद उस सब की ज़रूरत है ना लगे, लेकिन मुझे अपने भीतर का बोझ उतारना है। मैं गलत था, मुझे माफ़ करें। वो स्तंभ रह गई थी, कुछ बोली नहीं, बस चुपचाप उसे पानी देने अंदर चली गई। अर्जुन ने यह भी समझा कि कभी कभी क्षमा शब्दों से नहीं मिलती, बल्कि समय के साथ कर्मों से अर्जित होती है। उसका दिल देने में लगता है, वक्त, ध्यान, पैसा, परामर्श, जो भी किसी को चाहिए, लेकिन उसके बावजूद बाहरी दुनिया में बदलाव नहीं आ रहा था। उसकी कंपनी अब भी बंद पड़ी थी, केस अब भी कोर्ट में था, मीडिया अब भी उसे गिरा हुआ बिजनेसमैन कहता था। पर अर्जुन अब इन चीज़ों से विचलित नहीं था और विचलित नहीं होना चाहता था। एक शाम वो संत फिर दिखे मंदिर के बाहर एक पेड़ के नीचे। अर्जुन ने उनके पास गया और बोला, मैं सब कर रहा हूँ लेकिन सब वैसा ही है क्यों? संत मुस्कुराए। कर्म बदलने का मतलब यही नहीं है कि फल तुरंत बदल जाए, यह यूनिवर्स की परीक्षा है। क्या तू सच में बदल गया है या सिर्फ फल पाने के लिए कर्म बदल रहा है? अर्जुन चुप रहा। उसने मन में यह प्रश्न कई बार आया
और अब उसे उत्तर मिल गया था कि वह जान गया था कि जो वह कर रहा है वह एक संकल्प है, एक तप है, ना कि कोई सौदा। अब उसका चेहरा बदल गया था, आत्मविश्वास से नहीं संतोष से चमकता हुआ। अब उसने कर्म सिर्फ दुनिया की नहीं, खुद उसकी आत्मा को बदल रहे थे, और शायद यही असली अमीरी थी, भीतर की अमीरी से जो बाहर के बदलते मौसम से प्रभावित नहीं होती। अर्जुन का जीवन एक साधक की तरह था, संयमित स्थिति और सेवा में रमा हुआ। लेकिन यूनिवर्स का नियम है कि हर सच्चे परिवर्तन की परीक्षा होती है, और यह परीक्षा तब आती है जब सबसे कम उम्र की उम्मीद हो। एक दिन पुराने दोस्त और कारोबारी पार्टनर सूरज का फोन आया। सूरज ने बताया कि एक नया प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा इंटरनेशनल क्लाइंट है, करोड़ों का टेंडर है और अर्जुन जैसा अनुभवी आदमी चाहिए। अर्जुन थोड़ी देर के लिए चुप रहा। सूरज ने कहा, मैं जानता हूँ तू अब अलग राह पर है, लेकिन यह एक क्लीन प्रोजेक्ट है। मोस्टली कुछ चीज़ें हैं जो हमें हल्के में लेनी पड़ेगी। गवर्नमेंट अप्रूवल थोड़े से लचीले हैं, लेकिन तुझे फ्रंट फेस बनाया जाएगा। अर्जुन ने कहा, मैं सोच कर बताऊंगा। अगली सुबह उसकी पत्नी ने धीरे से पूछा, कुछ टेंशन है क्या? एक मौका है, लेकिन रास्ता दो। क्या तुम्हारा मन साफ है? इस बारे में नहीं, और शायद इसीलिए ही तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम उस दिन अर्जुन घंटों मौन में बैठा रहा। उसके बाद याद आया जब उसने पहली बार शॉर्टकट लिया था, तब उसे कोई पछतावा नहीं हुआ, बस एक्साइटमेंट थी। लेकिन आज कुछ भी छिपा हुआ स्वीकार नहीं हो रहा है। उसका अंतर्मन इतनी शुद्धता का आदी हो गया है कि अब वह इतनी हल्की से भी चालाकी उसे भीतर से जला देती है। लेकिन तब असली चुनौती सामने आई। उसकी बेटी सिया की फीस ड्यू थी, उसकी सेविंग्स अब खत्म होने लगी थी, पत्नी की मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी थी, एक माइनर सर्जरी करानी थी, घर की छत टपकने लगी थी। सब एक साथ उसने सूरज को मिलने बुलाया। कैफ में दोनों बैठे। सूरज ने फाइलें दिखाई, कॉन्ट्रैक्टर्स, क्लाइंट का प्रोजेक्ट, एक्सपेक्टेंस, प्रॉफिट, सब कुछ लुभावना था। फिर एक क्लाइंट पर अर्जुन की नज़र अटक गई। उसने एक अप्रूवल दिखाया गया जो टेक्निकल रूप से अब तक नहीं मिला था। यह क्या है? बस एक फॉर्मल चीज है यार, जैसे पहले करते थे, जल्दी मिल जाएगा। पैसा देकर अर्जुन की सांस रुक गई। वह जानता था क्या वही जगह है जहां पहले गिरा था। सिर्फ पैकेज नहीं था। उसने फाइल बंद की, सूरज की आंखों में देखा और कहा नहीं, वहां से चल पड़ा। और जैसे ही वहां से चल पड़ा तो वो सूरज बोलता है, क्या तू पागल हो गया है? तुझे क्या लगता है तेरे संत बनने से दुनिया बदल जाएगी? शायद नहीं, लेकिन मेरा मन जरूर बदल गया है। मैंने कुछ अपने मन की कीमत पता की है। सूरज उठकर चला गया। अर्जुन वहीं बैठा रह गया, अकेला लेकिन शांत। रात को पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? अर्जुन ने कहा, हम शायद कुछ और दिन तक आर्थिक तंगी में रहेंगे, लेकिन आज मैं एक बहुत बड़ा बोझ उतार कर आया हूँ। अगले दिन एक चमत्कार हुआ, बिल्कुल सरल तरीके से लेकिन सच्चा। उसका पुराना इन्वेस्टमेंट जो अमेरिका शिफ्ट हो गया था, उसने उसे मेल भेजा। उसने अर्जुन की ट्रांसफॉर्मेंस जर्नी लंदन पर देखी थी और डीपली एक्सपेरिमेंट हुआ था कि उसने कहा, एक नॉन प्रॉफिट स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं जो समाज के लिए कुछ अच्छा करे। अगर तुम लीड कर सको तो मैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट करूंगा। अर्जुन अवाक रह गया और कुछ ना बोला, चुपचाप रहते हुए। वह मेल किसी ईश्वरीय संयोग से कम नहीं, यह यूनिवर्स जैसे बोल रहा है कि मैं देख रहा था कि अब तुझे रिवार्ड मिलेगा। अर्जुन ने उसे रात संत को देखा और फिर वही मंदिर, वही पेड़। संत मुस्कुराए, क्या समझा तूने कि यूनिवर्स रिवार्ड दे भी सकता है? पर सबसे पहले वह हमारी नियत की परीक्षा लेता है, और सही उत्तर उसी के पास होता है जो नियत से सही हो। अर्जुन ने सिर झुकाया और बोला, उसने कोई बड़ा फैसला नहीं लिया है, बस एक सही रास्ता चुना था जब हर तरह गलत के लिए प्रलोभन था। और शायद यही असली विजय थी, जब आप अपनी आत्मा से धोखा ना करें, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। अगर उसका नया सफर शुरू होने वाला था, बिना डर, बिना छल, बिना छल के सिर्फ कर्म और सत्य के आधार पर एक बार अर्जुन ने सत्य की राह पकड़ ली तो जीवन में गति भले ही धीमी रही,
दिशा बिल्कुल साफ थी। जिस निवेशक ने उसने संपर्क किया था वह सिर्फ धन नहीं बल्कि दृष्टिकोण भी लाया था। उन्होंने मिलकर एक ऐसा स्टार्टअप डिजाइन किया जो समाज की सेवा भी करता था और व्यापारी शुरू से भी मजबूत था। वह संस्था युवाओं को सशक्त बनाने, कौशल सिखाने और स्वावलंबी बनने की राह पर मदद करती थी। शुरुआत में टीम छोटी थी, कुछ पुराने दोस्त, कुछ युवा जिन्हें अर्जुन ने पहले गलत रास्ते से खींचकर सही दिशा में लाया। अर्जुन ने एक नियम रखा, हर निर्णय से पहले एक मौन सत्र होना है जहां टीम अपनी इंटरेस्ट साफ करेगी। कोई निर्णय सिर्फ पैसे के लिए नहीं कि लिया जाएगा, उसका उद्देश्य, परिणाम और दूसरों पर असर पहले सोचा जाएगा। धीरे धीरे यह स्टार्टअप वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक लड़का कह रहा था कि मेरी जिंदगी एक गलतियों में बीत रही थी, लेकिन अर्जुन सर ने मुझे कोडिंग सिखाई। आज मैं अपनी माँ के लिए घर खरीद रहा हूँ। अर्जुन अब वह बस इंसान बन चुका था जिसकी संपन्नता में दूसरों की रोशनी थी। उसकी अमीरी उसकी बैंक बैलेंस से नहीं बल्कि जिन जिंदगियों को उसकी अपलिफ्ट किया उसने माफ़ी मांगी जाती है। और उसमें मापी जाती है कि एक दिन जब पुराना जान पहचान वाले व्यक्ति ने कहा कि यार तू तो अब करोड़पति बन गया है। अर्जुन मुस्कुराया नहीं, बस एक माध्यम बन गया। उस असली संपत्ति तो उन चेहरों पर है जो अब मुस्कुराते हैं। उसका स्टार्टअप धीरे धीरे राष्ट्रीय पहचान पा गया था। उसे गवर्नमेंट में से सहयोग मिलने लगा, अवार्ड आने लगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो अर्जुन को संतोष देता था वह था जब पुराने दोस्त या पुराने डिस्टर्बेंस आकर कहते हुए यहीं से शॉर्टकट का अंत बस खालीपन होता है। अर्जुन का घर अब पहले जैसा नहीं था, लेकिन वह अब लग्जरी से ज़्यादा शांति थी। उसकी पत्नी फिर से स्वस्थ हो चुकी थी। बेटी एक NGO चला रही थी। एक दिन वह मंदिर से उस संत से फिर मिला। संत ने सिर्फ उसका इतना कहा कि तू अब सिर्फ अपने लिए नहीं कमाता, तू अब एक कार्मिक डिस्ट्रीब्यूटर बन गया है। तेरे कर्म वेल्थ को फ्लो करता है। अर्जुन की आंखें भर आई। उसका पैसा अब सिर्फ सेल्फिश नहीं था, वे सोलफुल बन चुका था। अर्जुन के पुराने सहयोग से पहले उसे छोड़ गए थे उसने में से कई वापस लौटे, लेकिन एक बार सीखने के लिए उसने स्टाफ आपके अंदर छोड़े गए। इनिशिएटिव शुरू किए, कुछ ने अपने अपने शहरों में इंस्पेक्ट हब्स बनाए। एक सामूहिक परिवर्तन शुरू हो चुका था जिसकी जड़ें अर्जुन ने एक छोटे से बदलाव से निकली थी। एक दिन एक नौजवान लड़का अर्जुन के पास आया, बिल्कुल वैसा जैसा कि वो खुद 20 साल की उम्र में था। आंखों में डर पर दिल में चाय। उसने पूछा, सर आप इतने बड़े हो गए हैं, क्या मैं भी आप जैसा बन सकता हूँ? अर्जुन ने सिर्फ एक उत्तर दिया, सिर्फ एक शर्त है, तू खुद से कभी झूठ मत बोल। वह मुस्कुराया और भीतर से उसकी आत्मा से कहा, यही सच्ची कमाई अमीरी है, जब तुम्हारा कर्म ऐसा हो जाए कि दूसरों को भी समृद्ध कर दे। तो बिना शोर बिना स्वार्थ बस सेवा के भाव से यूनिवर्स अब उसकी साथ फ्लो में था, ना कि अधिक ना कि कम, बस उतना सिर्फ जरूरी था। और वह सब जो उसे मिल रहा था वह दूसरों में बांट रहा था। यही कर्म की कमाई थी। जब ईमानदारी अमीरी की असली कुंजी बन जाती है तो समय बीतता गया। अर्जुन की उम्र 50 के पार हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वैसे की चमक थी। बस वह चमक अनुभव की थी, तब की थी और उस शांति की थी जो केवल आत्मा को समझ आ चुकी थी। उसकी स्टार्टअप अब एक मूल वेट में बन चुका था। भारत के अलग अलग हिस्सों में छोटे छोटे सेक्टर्स खुल चुके थे जिसके उद्देश्य था कि सेवा, कर्म की समझ और समाज में मूल आधारित उद्यमिता। अर्जुन अब रियलिटी ही बिजनेसमैन मीटिंग में जाता था। उसका ज़्यादा समय मेंटोरशिप में बीतता था। हर हफ्ते में 10 नए युवाओं से मिलता, उनके सवाल सुनता, उनकी नियम परखता और फिर उनकी आत्म को जटली जगाता। एक दिन उसके पास एक आवेदन आया मेंटोरिंग के लिए। जब उसने नाम देखा तो वही बैठा रहा था। नाम था आदित्य मल्होत्रा। यही वह इंसान था जिसे अर्जुन ने 20 साल पहले अपने पहले व्यापार में धोखा दिया था। वही सौदा जिसने उसने गलत कागजात बनवाकर आदित्य को नुकसान पहुंचाया था। उस घटना के बाद अर्जुन गिल्ट में था, लेकिन कभी सामना नहीं हुआ।
और अब यूनिवर्स ने खुद उसे अर्जुन के सामने खड़ा कर दिया। उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। अगली सुबह उसने मीटिंग के लिए हाँ की। जब आदित्य कमरे में आया तो उसकी आंखों में वो पुरानी चुभन नहीं थी, बस थकान थी, जैसे जिंदगी उसे बहुत खींच चुकी थी। उसने कहा, सर मुझे मेटोर की ज़रूरत है, बहुत कोशिश की, सब कुछ टूट गया है, अब समझ नहीं आता क्या करूं। अर्जुन कुछ पल खामोश रहा और फिर कहा, तू मुझे पहचानता है? आदित्य ने ध्यान से देखा और फिर उसकी आंखों में पानी आ गया। आप वही हैं अर्जुन। गुप्त दोनों कुछ क्षण चुप रहे। फिर अर्जुन ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया और कहा, आ चल, अब तू भी कार्मिक साइकिल पूरी कर ले। जो मैंने मुझसे छीना था अब मुझे 100 गुना वापस दूंगा, लेकिन सिर्फ मेटोरशिप नहीं, आत्मिक क्षमा भी। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो आंसू बोझ के नहीं थे, वह आत्मा की सफाई के थे। यह क्या वही क्षण था जब अर्जुन का पास्ट पूर्णता को छू रहा था। उसने आदित्य को अपनी टीम में रखा था, उसका आइडिया रिफाइंस किया। उसने 7 महीनों काम किया और एक आदित्य का स्टार्टअप लॉन्च हुआ, एक ऐसा ऐप जो युवाओं को मानसिक स्वास्थ्य, ध्यान और कर्म की शिक्षा देता था। लॉन्च के दिन आदित्य ने स्टाफ में कहा कि मेरे जीवन के सबसे बड़े धोखे ने मुझे सबसे बड़ा गुरु दिया। उस दिन अर्जुन के मन में कुछ स्थायी हो गया था कि कुछ शांत, स्थिर और गहरा। उसके रात को मेडिटेशन के बाद भी लिखा है, मैं अब दौड़ नहीं रहा, अब मैं बह रहा हूँ। जीवन अब गति नहीं गहराई बन चुकी है। यूनिवर्स की तरफ से अंतिम संदेश भी आया कि गया, ना कोई शोर, ना कोई चमत्कार, बस एक सुबह जब अर्जुन उठकर अपनी छत पर गया तो वह पहली बार उसने भीतर से सुना, अब तू धन से नहीं आत्मा से अमीर है। उसकी बेटी ने उसने लिए एक छोटा सा आश्रम बनाया जहां हर हफ्ते 50 लोग आते, कोई प्रश्न लेकर, कोई दर्द लेकर, कोई दिशा लेकर। अर्जुन अब कोई गुरु नहीं कहता था, वह कहता था कि मैं बस तुम्हारा कार्मिक साथी हूँ, तुम खुद ही गुरु हो, बस अपनी आत्मा से झूठ मत बोलो। एक बार एक विदेशी डॉक्यूमेंट्री फिल्म में मेकर उसके मिलने आई और बोला, आपके पास तो अब बहुत पैसा होगा, बैंक बैलेंस कितना है? अर्जुन हंसकर बोला, बैंक बैलेंस नहीं पता, लेकिन हर दिन 10 लोगों के जीवन में बदलाव आता है, शायद यही मेरी असली वेल्थ है। और जब वह रात को ध्यान में बैठता तो उसे एक ऐसा लगता कि जैसे कोई सटल ऊर्जा के चारों तरफ है, शांति, संतोष और एक मौन आशीर्वाद। यूनिवर्स अब कोई परीक्षा नहीं ले रहा, लेकिन अब वह सिर्फ मुस्कुरा रहा है। यात्रा अब पूरी हो चुकी है। वह लड़का जो लालच में गिरा था, वह अब उस स्थिति में था जहां आत्मा से धन भारी हो चुकी है, और यही उसकी असली अमीरी, जब कर्मों से धन बहता है और आत्मा उसकी धार को दिशा देती है। अगर अर्जुन की यह यात्रा आपके दिल को छू गई हो, अगर कहीं आप भी जीवन में ऐसी कोई गिरावट हो, कोई पश्चाताप हो या कोई आत्मा झंझोर देने वाला मोड़ महसूस किया हो, तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि आपकी कहानी किसी और के पुनर्जागरण की वजह बन सकती है। क्या आप जानते हैं कि आपके भीतर एक ऐसी शक्ति छुपी है जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है? जी हाँ, यह शक्ति है आपके अवचेतन मन की। यह मन आपके हर विचार, हर भावना और हर विश्वास को सहेजता है और उसे आपकी वास्तविकता में बदलता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। तो क्या आप तैयार हैं अपने विचार से अपनी दुनिया बदलने के लिए? इस वीडियो में हम जानेंगे कि अवमन कैसे काम करता है, इसे कैसे सही दिशा में इस्तेमाल किया जा सकता है, और कैसे है अपनी जिंदगी को एक नई ऊंचाई तक ले जा सकता है। अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि यह ज्ञान आपकी सोच, आपके जीवन, आपके भविष्य को बदल सकता है। आइए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करें। हमारा मन ब्रह्मांड का सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली हिस्सा है। इसके 2 पहलू हैं, चेतन मन जो तर्क, विचार और निर्णय के लिए जिम्मेदार है, और अवचेतन मन जो हमारे अस्तित्व का वह हिस्सा है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। अवचेतन मन हमारे विचारों, भावनाओं और आदतों की नींव है। यह हमारी हर भावना, हर विश्वास और हर अनुभव को सहेजता है और हमारे जीवन की दिशा तय करता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। यह कथन अवचेतन मन की गहरी शक्ति को दर्शाता है। यह मन ना तो तर्क करता है और ना ही विश्लेषण करता है। यह केवल आपके द्वारा दिए गए विचारों और विश्वासों को स्वीकार करता है और उन्हें वास्तविकता में बदलने का प्रयास करता है। यदि आप लगातार नकारात्मक सोच में डूबे रहते हैं
तो आपका अवचेतन मन उसे ही अपनी सच्चाई मान लेता है। दूसरी ओर यदि आप इसे सकारात्मक विचार और प्रेरणा से भरते हैं तो यह आपकी कल्पनाओं को सच कर सकता है। अवचेतन मन की शक्ति को समझना और इसे सही दिशा में उपयोग करना किसी जादू से कम नहीं है। यह मन बिना थके बिना रुके हर समय काम करता है। जब आप सो रहे होते हैं तब भी यह आपके लिए काम करता है। यही कारण है कि जब हम रात को सोने से पहले सकारात्मक बातें सोचते हैं तो हमारा अवचेतन मन उन विचारों पर काम करता है और अगली सुबह हमें ऊर्जा और प्रेरणा से भर देता है। गौतम बुद्ध ने ध्यान को अवचेतन मन तक पहुंचने का सबसे प्रभावशाली साधन बताया। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा चेतन मन शांत हो जाता है और अवचेतन मन जागृत हो जाता है। यह उस गहराई में जाने का अवसर है जहां हमारे सारे डर, संदेह और नकारात्मक विचार छुपे होते हैं। ध्यान रखें, हमें इन नकारात्मक हो से मुक्ति दिलाने और सकारात्मक हो को स्थापित करने में मदद करता है। तो चलिए आज से ही अपने अवचेतन मन को सकारात्मक ऊर्जा से भरना शुरू करें, क्योंकि यही वह शक्ति है जो आपके जीवन को बदल सकती है। अब चेतन मन की शक्ति असीमित है, यह आपके हर सपने को पूरा कर सकता है, बशर्ते आप इसे सही संदेश दें। यदि आप मानते हैं कि आप सफल हो सकते हो तो यह मन आपके लिए उन अवसरों को पैदा करेगा जो आपको सफलता की ओर ले जाएंगे। लेकिन यदि आप अपने मन में असफलता का बीज बोते हैं तो उसे भी सच्चाई बना देंगे। यही कारण है कि आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच को अपने जीवन का हिस्सा बनाना अत्यंत आवश्यक है। यह मन आपकी रचनात्मक को भी बढ़ाता है और कई महान वैज्ञानिक, कलाकार और लेखक इस शक्ति का उपयोग करके अपने अद्भुत विचारों को वास्तविकता में बदल पाएं। उनका मानना था कि उनके भीतर एक ऐसी शक्ति है जो उन्हें उनकी समस्याओं का हल और उनके सपनों को सच करने का मार्ग दिखा सकती है। अवचेतन मन केवल आपके व्यक्तिगत जीवन को ही नहीं बल्कि आपके रिश्तों और अपने कैरियर और यहाँ तक कि अपने स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। जब आप अपने भीतर की इन शक्ति को पहचानते हैं और इसे सही दिशा में निर्देशित करते हैं तो आपके जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आने लगता है। यह आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है और आपको एक नए दृष्टिकोण से अपने जीवन को देखने में मदद करता है। अवचेतन मन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह आपकी सीमाओं को खत्म कर सकता है। कई बार हम सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमें लगता है कि हमारी क्षमता सीमित है, लेकिन यह मन हमें हमारी असली क्षमता दिखाता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हम जो भी सोचते हैं वह संभव है। यह मन हमें सिखाता है कि हमारी सफलता और असफलता केवल हमारे विचारों पर निर्भर करती है। यदि हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो हम अपनी वास्तविकता को भी नियंत्रित कर सकते हैं। जीवन में हर बड़ी सफलता, हर बड़ा आविष्कार और हर बड़ी उपलब्धि अवचेतन मन की शक्ति का परिणाम है। इसकी शक्ति का सही उपयोग करने के लिए हमें अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि हम दिन भर क्या सोच रहे हैं। यदि हमारे विचार नकारात्मक हैं तो हमें उन्हें तुरंत बदलना चाहिए। हमें खुद से यह कहना चाहिए कि हम सक्षम हैं, हम योग्य हैं और हम हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यह सकारात्मक सोच हमारे अवचेतन मन को सक्रिय कर देगी और हमें वह ऊर्जा देगी जो हमें हमारे सपनों तक पहुंचा सकती है। अवचेतन मन एक ऐसी बीज है जो हमारे जीवन का पेड़ बनता जाता है। यदि आप इससे सकारात्मक विश्वास और आत्मविश्वास के बीच बोएंगे तो यह आपको सफलता का प्रांत देगा और शांति प्रदान करेगा और खुशी का फल देगा। लेकिन अगर आप इसे नकारात्मक डर और संदेह के बीच बोएंगे तो यह असफलता और निराशा का पेड़ बन जाएगा। तो चलिए अवचेतन मन की इस अद्भुत शक्ति को पहचानने और इसे अपने जीवन को बदलने का सबसे बड़ा साधन बनाएं। गौतम बुद्ध की शिक्षा हमें सिखाती है कि हमें अपने अवचेतन मन को सही दिशा में मार्गदर्शन देना चाहिए। ध्यान, आत्मनिरीक्षण और सकारात्मक सोच के माध्यम से हम इसे अपने पक्ष में काम करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। अवचेतन मन की शक्ति को समझने, इसे स्वीकार करें और इसे अपनी सफलता का साथी बनाएं। यह शक्ति आपके जीवन को बदलने की कुंजी है। आपने भीतर झांकें, अपनी शक्ति को पहचानें और अपने सपनों को हकीकत में बदलें। इस वीडियो में एक अजीब सा रहस्य बताया गया है।
जिससे आप अपने अवचेतन मन की शक्ति को इस्तेमाल करके जिंदगी की बड़ी से बड़ी कठिनाई सफलता आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कैसे अपने अवचेतन मन की शक्ति को इस्तेमाल करना है, इसकी विधि क्या है, इस विषय पर हम आज एक अद्भुत कहानी आपको सुनाएंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमारा जो चेतन मन होता है उससे करीब 9 गुना अधिक ताकतवर हमारा अवचेतन मन होता है। अगर 1 गुना ताकत हमारे चेतन मन के पास है तो इसका अर्थ यह हुआ कि उसे 9 गुना अधिक ताकत हमारे अवचेतन मन के पास है, क्योंकि अवचेतन मन की ही हमारी पूरी शरीर को नियंत्रित करता है। चेतन मन हमारे दिमाग का एक हिस्सा है जो हमारे विचार और भावनाओं से प्रेरित होता है, और हमारा चेतन मन ही तर्क वितर्क करने में हमारी मदद करता है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा अवचेतन मन यह तर्क वितर्क नहीं करता है, उसकी जानकारी को ग्रहण कर लेता है जो इसे चेतन मन देता है। इसलिए जैसा हम अपने अवचेतन मन में सोचते हैं वैसे ही हम बनते चले जाते हैं। क्या आपने कभी इस बातों पर विचार किया है, कोई व्यक्ति दुखी क्यों है और वही दूसरा व्यक्ति इतना सुखी क्यों है? एक व्यक्ति सुख और समृद्धि से भरा हुआ है, वही पर दूसरा व्यक्ति इतना गरीब और दुखी क्यों है? एक व्यक्ति भयभीत है और दूसरा व्यक्ति डरा हुआ है, जबकि दूसरा व्यक्ति आस्था और विश्वास से भरा हुआ है। एक व्यक्ति बड़े महलों में रहता है, वहीं पर दूसरा व्यक्ति गरीब और टूटी फूटी झोपड़ी में रहता है। कोई बहुत सफल है तो कोई असफल है, कोई व्यक्ति कुछ ही मेहनत करके सफलता प्राप्त कर लेता है, वहीं पर कोई दूसरा व्यक्ति जीवन भर मेहनत करने के बाद भी असफल ही रह जाता है। तो आखिर इन सब चीज़ों का कारण क्या है? क्या आपने कभी इन पर विचार करने की कोशिश की है? हमारे जीवन में जो भी अच्छा या बुरा हो रहा है वह हमारे चेतन मन पर निर्भर करता है। अर्थात यदि आप अपने चेतन मन में यह बात डालेंगे कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वह अच्छा हो रहा है और मैं एक दिन कामयाब जरूर बनूंगा, तो आप अवश्य ही अपने जीवन में कामयाब बन जाएंगे। वहीं पर यदि आप अपने अवचेतन मन में बुरी बुरी या बातें डालेंगे, अर्थात नकारात्मक बातें करेंगे, तो आपके जीवन में केवल नकारात्मक ही भर जाएगी और आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा। आप जहां जाएंगे वहां पर आपके हाथ केवल असफलता ही लगेगी। आप हमेशा निराश और परेशान ही रहेंगे, लेकिन लगातार स्वाद आपको कभी नहीं मिल पाएगा। इसीलिए यदि आप भी अपने मन को अच्छी तरह से जानना चाहते हैं, तो वह सब काम करवाना चाहते हैं जो आप चाहते हैं और इसे अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी जिनकी मदद से आप अपना जीवन अच्छे से जी सकेंगे। आप जो चाहेंगे उसे हासिल कर सकेंगे, आप जिस भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहेंगे उसे आप प्राप्त कर सकेंगे। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आखिर चेतन और अवचेतन मन में मुख्य अंतर क्या है और वह किस तरह से काम करता है। साथ ही हम अपने अवचेतन मन में अच्छी बातें किस प्रकार से डाल सकते हैं जिससे हमारा जीवन परिवर्तित हो सके और हमें सफलता की ओर आगे बढ़ा सके। बहुत समय पहले की बात है, नगर में एक बहुत ही प्रसिद्ध गुरु रहा करते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उनके आश्रम में उनके कई शिष्य थे। एक दिन संध्या में के वक्त वह गुरुवर अपने सभी शिष्यों को बुलाकर उन्हें उपदेश दे रहे थे। कह रहे थे, शिष्यों, हमारा मस्तिष्क 2 भागों में विभाजित है, चेतन और अवचेतन मन। चेतन मन हमारे मस्तिष्क का पहरेदार है, वहीं पर अवचेतन मन हमारा मालिक है। गुरु की आवाज़ सुनकर एक शिष्य खड़ा हुआ। वहाँ उस गुरु से कहता है, गुरुदेव, आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या कह रहे हैं? क्या आप यह कहना चाहते हैं कि हमारे भीतर कोई और है जो मन को चला रहा है, जो हमारी सारी क्रियाओं पर नजर रखे हुए है? इस पर गुरुवर उन शिष्य को मुस्कुराते हुए कहते हैं, प्रिय, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी में तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। कहानी को ध्यानपूर्वक सुनना, इसे समझने का प्रयास करना। आगे गुरु का कहानी बताते हुए कहते हैं, बहुत समय की बात है, एक नगर में एक बहुत ही धनी सेठ रहता था। उसकी एक बड़ी सी हवेली थी। उसकी हवेली के द्वार पर हमेशा एक पहरेदार तैनात रहता था। हवेली में जब भी कोई उपद्रव होता था, कोई शोर शराबा होता था या लड़ाई झगड़े होते थे, तो उसकी आवाज़ चारों ओर गूंजने लगती थी। उस आवाज़ को सुनकर आसपास पड़ोसी भी उस महल के पास आते और उस पहरेदार को खूब समझाते की कोशिश करते कि देखो, तुम्हारी हवेली से बहुत सारी आवाज़ें आती हैं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, जिससे हमारे घर की माइंड शांति भंग हो जाती है। कृपया करके लड़ाई झगड़े को बंद करो। आखिर शोर शराबे में क्या रखा है?
इस तरह से लड़ाई झगड़ा करके तुम अपना जीवन शांति से कैसे बिता सकते हो? इस पर वह पहरेदार जवाब देते हुए कहता है, देखो भाई, मैं जानता हूँ कि लड़ाई झगड़े करना बुरी बात है, शराब करना बुरी बात है, लेकिन मैं क्या करूँ? इससे बहुत परेशान हूँ। जो भी लड़ाइयाँ होती हैं वह हवेली के अंदर होती हैं, इससे मेरी भी शांति भंग होती है। लेकिन आप मुझे क्यों समझा रहे हैं? इसका कारण मैं तो नहीं हूँ, इसका कारण तो मेरा मालिक है, तो आप उसे जाकर समझाइए। यह बात सुनकर पड़ोसी भी कहते हैं कि बात समझ जाता है और बात तो सही है, आखिर इससे इस पहरेदार की क्या गलती है? यह तो केवल अपना काम कर रहा है, गलती तो मालिक की है। वह उपद्रव करता है, शोर शराबा करता है, लड़ाई झगड़े करता है, और जब भी उसे यह सब करने का मन होता है तो वह हवेली के बाहर आता है, उपद्रव करता है और फिर वापस हवेली में जाकर बैठ जाता है। जिन लोगों को भी उस हवेली के मालिक से तकलीफ होती है, जिनकी शांति भंग होती है, तो वे सभी आकर उस पहरेदार को ही समझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन क्या इससे यह समस्या सुलझ गई? क्या इस प्रश्न के साथ गुरुवर अपने शिष्यों से कहते हैं, तुम्हें ही बताओ इसका क्या समाधान है? इस पर एक शिष्य गुरु के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहता है, गुरुदेव, जिन्हें उस हवेली के मालिक से तकलीफ है, जो शोर शराबा करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं और लोगों को शांति भंग कर देता है, उन सभी को उसी से बात करनी चाहिए, तभी तो उसका समाधान निकलेगा। भला पहरेदार की इसमें क्या गलती है? यह तो केवल अपना काम कर रहा है और वह उससे ज़्यादा कर भी क्या सकता है? उसके हाथ में तो और कुछ भी नहीं है। इस पर गुरुदेव मुस्कुराते हुए अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, ठीक इसी तरह से हमारा मन भी होता है। हमारा चेतन मन मनुष्य का पहरेदार होता है और पहरेदार को यह अच्छी तरह से पता है कि क्रोध करना बुरी बात है, बुरे शब्दों का इस्तेमाल करना बुरी बात है, अश्लील ख्यालों को में खोए रहना बुरी बात है। अर्थात हमारे चेतन मन को यह बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि गुस्सा करना, आलस करना, काम वासना जैसे विचार गलत हैं। यह सभी विकार हमारे भीतर से नकारात्मक विचार उत्पन्न करते हैं, जिससे हमारा विनाश होता है। लेकिन वह कर भी क्या सकता है? वह चीज़ उसके हाथ में है ही नहीं, क्योंकि वह चीज़ कर ही नहीं रहा है, यह तो अंदर बैठा मालिक कर रहा है, अर्थात हमारा अवचेतन मन, जो हमसे कोई भी कार्य बहुत ही आसानी से करवा लेता है। और यह सभी बातें हम में से हर कोई अच्छी तरह से जानता है। हमें ऐसा लगता है कि हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं, जैसे कि वह पहरेदार समझता था, लेकिन वास्तविकता में तो इससे हमारे जीवन पर कोई भी बुनियादी फर्क नहीं पड़ता। आगे वह गुरु शिष्य से कहते हैं, भाई प्रिय, तुमने भी अपने आप को कई बार यह समझाने की कोशिश की होगी कि मुझे सुबह सही समय पर उठना है, आश्रम की साफ सफाई करनी है, भिक्षा मांगना जाना है और रात को आने के बाद मुझे ध्यान भी करना है, लेकिन क्या इससे कोई फर्क पड़ रहा? इसका जवाब देते हुए शिष्य कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कई बार अपने आप को समझाया कि मुझे इस समय पर यह काम करना है, मुझे अपना समय व्यर्थ नहीं करना है, मुझे अपने समय पर सही उपयोग करना है और मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन मैं चाहकर भी उन सभी कार्यों को समझ नहीं पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। इस पर गुरुवर अपने शिष्यों से कहते हैं, हे शिष्य, जब भी हम अपने आप को कुछ समझाने का प्रयास करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अब हम समझ चुके हैं और हम अब अपने कोई भी गलती नहीं होगी। हम सोचते हैं कि अब हमारा जीवन बदल जाएगा और हम जो भी करेंगे वह सब सही होगा, अब तो हम जीवन में सफलता प्राप्त कर ही लेंगे। लेकिन दूसरे ही पल हम यह पाते हैं कि हमारे जीवन में कोई बुनियादी बदलाव आया ही नहीं और ऐसा केवल हमारी नासमझी के कारण होता है और हम अपनी नासमझी के कारण चेतन मन की जगह अपने अवचेतन मन को समझाने का प्रयास करते हैं, अर्थात मालिक को छोड़कर हम पहरेदार से ही बात करते रहते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तुम यह क्या भूल जाते हो कि आखिर वह पहरेदार कर भी क्या सकता है? वह सब उसके हाथ में ही है। नहीं, हमें तो अपने अवचेतन मन को समझाने की आवश्यकता है। बुद्धि अर्थात वह पहरेदार जो यह समझ जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, लेकिन यह सारी बातें केवल हमारे चेतन मन तक सीमित रह जाती हैं। यह सारी बातें हवेली के उस मालिक अर्थात हमारे अवचेतन मन तक पहुंच ही नहीं पाती और यही कारण है कि हमारे जीवन में कभी कोई बुनियादी बदलाव नहीं हो रहा है और नहीं हो पाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि यदि
आपसे कोई कहता है कि पौधे में पानी डालोगे तो वह पौधा एक दिन बड़ा होकर और फिर उसमें फूल आएंगे, फल लगेंगे, और आप उस बात को मान लेते हैं और उस पौधे में पानी भी डालते हैं, लेकिन आप पौधे की पत्तियां पर पानी डालते हैं और सोचते हैं कि इसमें फल फूल आएंगे। लेकिन जरा एक बार के लिए यह सोचिए कि अगर पत्तियों पर पानी डालने लगें और उसमें फूल और फल कैसे आएंगे। हमें तो उस पौधे की जड़ में पानी डालने की आवश्यकता है, लेकिन हम में से अधिकांश लोग केवल पत्तियों पर ही पानी छिड़क कर अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझने लगते हैं। लेकिन ये सब भूल जाते हैं कि जो पानी वे पत्तियां पर छिड़क रहे हैं वह पानी पेड़ की गहराइयों में तो जा रही है, और लेकिन वो उस जड़ तक नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसे में उन पौधे पर फल और फूल कैसे लगेंगे। ठीक इसी प्रकार हम भी अपने मन के साथ एक ऐसा ही करेंगे, और यही कारण है कि हम अपने जीवन में भी जो भी चाहते हैं वह हमें नहीं मिल पाता है। हम अपने जीवन में फल और फूल चाहते हैं लेकिन हमें नहीं मिल पाते हैं। इस पर शिष्य उन गुरुदेव से कहता है, हे गुरुदेव, फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे हम अपने चेतन मन की सारी बातें अपने अवचेतन मन तक पहुंचा सकें? क्या ऐसी कोई प्रक्रिया है जिससे हम अपने संदेश को अपने अवचेतन मन तक पहुंचा सकें? इस पर वह गुरु अपने शिष्य से कहते हैं, हे शिष्य, यदि तुम अपने संदेश को अवचेतन मन तक पहुंचा दिया तब तुम जो चाहोगे वह इच्छा प्राप्त कर सकते हो। तुम जैसा चाहोगे उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि हमारा अवचेतन मन हमारे चेतन मन से 9 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। तुमने कभी ना कभी देखा ही होगा कि एक मनोवैज्ञानिक जब किसी के मन के गुप्त राज को जानने की कोशिश करता है, तब वह मनोवैज्ञानिक जब उसके मन की बात को बाहर निकाल पाना चाहता है, उसके अतीत में जो भी घटना घटी है उसमें साफ साफ रूप से प्रवेश करना चाहता है, तो इसके लिए वह हिप्नोटिज्म का उपयोग करता है। और तुम में से अधिकांश लोगों ने इस प्रक्रिया को देखा ही होगा कि इस प्रक्रिया का प्रयोग करके मन की सारी सूचनाएं अपने आप ही बाहर निकलती हैं। इस प्रकार हर किसी के मन को काबू में करने के लिए हम उससे जो चाहेंगे वह कार्य करवा सकते हैं। हाँ, अब तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि शायद वे सभी हमारे अवचेतन मन की चाल को समझते हैं, वे इसी अच्छी तरह से जानते हैं कि उसे किस तरह से अपने काबू में किया जा सकता है। तो इसका जवाब बड़ा ही सीधा और सरल है, और इसका जवाब है हाँ, क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर कई बार प्रयोग किया और वे इतने निपुण हो जाते हैं कि वे किसी भी दूसरे मन पर अपना काबू कर सकते हैं। और अगर तुम भी अपने अवचेतन मन की बात को समझते हो, तो अपने मन की चाल को समझते हो, तो तुम भी अपनी ही नहीं बल्कि किसी दूसरे की मन की वश में कर सकते हो। गुरुवर अपने उन शिष्य से कहते हैं, हे शिष्य, अपने अवचेतन मन तक संदेश पहुंचाने के लिए तुम्हें अपने चेतन मन को शांत करना होगा, उसे सुधारना होगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा चेतन मन तर्क वितर्क करने में माहिर है, वह एक पहरेदार है। हमारी रक्षा के लिए हमारा हमेशा तैनात रहना चाहिए। इसीलिए जब भी तुम अपना कोई संदेश उस चेतन मन तक पहुंचाने की कोशिश करोगे तो वह तुमसे तर्क वितर्क जरूर करेगा, और हमें अपनी बात अपने मालिक तक पहुंचाने की इजाज़त नहीं देता है जब तक कि हम अपनी बात अपने चेतन मन को अच्छी तरह से समझा नहीं देते, उसे मना नहीं लेते या उसे शांत नहीं कर देते। और हमें अपनी बात अपने मालिक तक पहुंचाने की इजाज़त तक नहीं देता, और अपनी बात अपने मालिक तक पहुंचाने की इजाज़त तक नहीं देगा जब तक कि हम अपनी बात अपने चेतन मन को अच्छी तरह से समझा नहीं देते या उसे शांत नहीं कर देते। तब तक वह हमें उस हवेली में घुसने नहीं देगा, क्योंकि हमारी सामान्य बुद्धि अर्थात हमारा चेतन मन तर्क वितर्क करने में माहिर होता है। और यही कारण है कि हम में से अधिकांश लोग अपने अवचेतन मन तक एक साफ और स्पष्ट संदेश पहुंचा ही नहीं पाते। इसी कारण हम अपने अवचेतन मन को भी अच्छी तरह से समझ नहीं पाते, और हमारा अवचेतन मन तर्क वितर्क नहीं करता। उसे तो केवल साफ और स्पष्ट संदेश चाहिए जिस पर हम वह कार्य कर सकें, और उस तक हम साफ और स्पष्ट संदेश तभी पहुंचा सकते हैं जब हमारा मन पूरी तरह से शांत रहेगा, जब हमारे मन में और कोई विचार नहीं होंगे। और यही कारण है कि जब एक मनोवैज्ञानिक किसी के मन
पर प्रयोग करता है तो उसके मन में काबू करने की कोशिश करता है, तो उसके मनचाही बात निकलवाने की कोशिश करता है, तो सबसे पहले वह उसके चेतन मन को शांत करता है। अपने कहीं न कहीं देखा ही होगा कि उनके सामने एक पेंडुलम जैसे चीज रखा दी जाती है, उसे उनकी आंखों के सामने घुमाया जाता है। इसे लगातार देखने के बाद यह व्यक्ति पूरी तरह से निद्रा में चला जाता है और इसी कारण उसका चेतन मन पूरी तरह से शांत हो जाता है। जब उसका पहरेदार पूरी तरह से सो जाता है, उसके पास तर्क वितर्क करने के लिए कोई नहीं बचता, तब वह वैज्ञानिक आसानी से उस हवेली में प्रवेश करता है और उस मालिक से जी भरकर बातें करता है। जो बातें वह चाहता है वो बातें वह उससे निकलवा ही लेता है। एक महान दार्शनिक ने कहा था, अगर बात समझ में आ जाए तो आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा, और हो जाता ही है। लेकिन उन्होंने यह बात उस समय के लोगों के लिए कही थी, क्योंकि उस समय के लोग बहुत सरल हुआ करते थे, उनका मन बहुत साफ हुआ करता था। जो भी बातें उन्हें बताई जाती थी वे उन्हें खूब बड़ी शांतिपूर्वक सुनते थे और समझते थे। उस समय कोई भी तर्क वितर्क नहीं करता था, और जब कोई व्यक्ति तर्क वितर्क करने में माहिर होता था तो उसे तर्क वितर्क करने देते थे, शांति से उसकी बातें सुनते, जब तक कि वह व्यक्ति तर्क वितर्क करके थक ना जाए। तब तक वह व्यक्ति गुरुवर के पास वापस आता और कहता, गुरुवर मैं तर्क वितर्क करके थक चुका हूँ, लेकिन इससे मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, कृपया मुझे कोई मार्ग दिखाएं, अब मैं उससे कोई भी अवरोध उत्पन्न नहीं करूँगा। ठीक इसी प्रकार से हमारी बुद्धि भी काम करती है। जब हमारा मस्तिष्क तर्क वितर्क करके थक जाता है तब उसे इस बात का एहसास होता है कि तर्क वितर्क करके उसे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, और उस समय तक उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। दोस्तों, महात्मा बुद्ध अपनी बातों को 3 बार दोहराया करते थे, और यदि कोई बात आपसे 3 बार कही जाए तो क्या आप उसे सुन पाएंगे? मान लीजिए आप किसी चिकित्सक के पास जाते हैं, वह चिकित्सक आपसे 1 बार कहता है आप ठीक हैं, आप कुछ नहीं हुआ आपको, तो यह बात आप सुन लेते हैं और आपको यह समझ में आ जाती है कि आप ठीक हैं और आपको कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर वही चिकित्सक आपको बार बार वही बातें कहे, बार बार वही बातें दोहराए, तो क्या आपको क्रोध नहीं आएगा? आप यही कहेंगे कि हाँ, मुझे यह बात समझ में आ चुकी है, आप बार बार एक ही बात क्यों दोहरा रहे हैं? मैं समझ चुका हूँ कि मैं बीमार नहीं हूँ और मुझे कुछ नहीं हुआ, तो इसको बार बार दोहराने से क्या फ़ायदा? लेकिन वास्तविकता यह है कि जब हम किसी बात को बार बार दोहराते हैं तो उससे हमारा चेतन मन ऊब जाता है, और बार बार उस बात को सुनने से हमारा चेतन मन उस पर ध्यान देना बंद कर देता है। और यही वह समय होता है जब हमारी बात हमारे अवचेतन मन तक पहुंचती है, और जब आपकी बात अवचेतन मन तक पहुंच जाती है तो यकीन मानिए सब कुछ संभव है। फिर चाहे वह आपकी जीवन में बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना चाहें या फिर अपना स्वास्थ्य सुधारना चाहें, सब कुछ संभव हो जाएगा। दोस्तों, आपको कभी ना कभी यह किस्सा सुना ही होगा कि एक प्लेन क्रैश हो गया और उस प्लेन को जो भी पायलट था उसके प्लेन से गिरने की वजह से उसके शरीर की सारी हड्डियां टूट चुकी थीं, और जब उसे अस्पताल में भर्ती किया गया तो उसे हिलाया तक नहीं जा सकता था। डॉक्टरों ने भी जवाब दिया कि तुम ठीक नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि तुम्हारी हड्डियां को भी जोड़ पाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन वह व्यक्ति जीना चाहता था। उसने अपने अवचेतन मन में जबरदस्ती यह बात डाली कि मैं ठीक हो सकता हूँ, मैं ठीक हो सकता हूँ, और यकीन मानिए वह व्यक्ति सचमुच ठीक हो गया। अपने पैरों पर चलना अपने घर गया केवल हमारे अवचेतन मन की शक्तियों के कारण। जब हम कुछ ठान लेते हैं, अपने मन को, अवचेतन मन को एक स्पष्ट और साफ संदेश देते हैं, तो हमारा अवचेतन मन हमसे कुछ ऐसे कार्य करवाने लगता है कि हमारे लिए सब कुछ मुमकिन हो जाता है। फिर चाहे वह जीवन में कोई बड़ा से बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना हो या फिर अपने स्वास्थ्य को सुधारना हो, या पुराने ज़माने में यह बहुत सरल हुआ करता था, क्योंकि उस समय लोग तर्क वितर्क नहीं किया करते थे। जो भी उन्हें कहा जाता था उसे बहुत ही ध्यान के साथ सुनने और समझने थे। लेकिन आजकल के तथा कठिन बुद्धिमान लोग इस सभी बातों को अंधविश्वास कहते हैं। लेकिन यह भी एक वास्तविकता है कि जैसा आप खुद से कहेंगे
या खुद से कहते हैं वैसे ही आप अंदर से बनते चले जाते हैं। आप अंदर से उतने ही और शांत होने लगते हैं, और जो भी व्यक्ति अपने मन की बकबक को शांत कर पाता है वही शांति को प्राप्त कर पाता है। हमारी जो बुद्धिमानी है वह हमारे अवचेतन मन का एक रूप होती है। हमारा चेतन मन हमें कोई भी नई चीज़ें सीखने में मदद करता है। जैसे यदि आप कोई नई भाषा सीखना चाहते हैं या फिर कोई नई तकनीक सीखना चाहते हैं तो इससे हमारा चेतन मन हमारी बहुत मदद करता है। लेकिन जब बात आती है भावनाओं की, जैसे क्रोध, कामना, आलस इत्यादि जो भी हमारे अवचेतन मन का हिस्सा होते हैं, तो इन्हें हमें सीखना नहीं पड़ता, ये हमारे अंदर पहले से ही मौजूद होते हैं। क्या आपने कभी एक पल के लिए सोचा कि क्या आपने कभी क्रोध सीखा है? क्या आपने कभी काम वासना सीखी है? क्या आपने कभी आलस्य सीखा है? यदि आपको बचपन से ही किसी ऐसी जगह पर रखा जाए जहां कोई भी व्यक्ति ना हो, तब भी आपके भीतर यह सारे गुण आ ही जाएंगे, क्योंकि इसमें तो सिर्फ और सिर्फ हमारे अवचेतन मन का ही काम है। यानी कि वे चीज़ें जो प्रकृति ने हमें पहले से ही दी वह सिर्फ हमारे अवचेतन मन के माध्यम से ही भरी जाती हैं, क्योंकि हमारा अवचेतन मन कभी विरोध नहीं करता। क्योंकि आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि इस दुनिया में जो बाहरी चीज़ें हैं उन्हें आप सीख सकते हैं, लेकिन यहाँ बात आती है हमारे भीतर के आर्थिक क्रोध को ना करना या आलस्य से बचना। यह सीख हुई चीज़ नहीं है, आप उस सीख को नहीं सीख पाते। मान लो अगर आपको गाड़ी चलाना सीखना है तो इसके बारे में हमारे अवचेतन मन को कुछ नहीं पता होता, लेकिन वहीं पर यदि कोई आपसे कहे कि 5 और 5 10 होते हैं तो यह बात आपके चेतना मन को अच्छी तरह से समझ में आ जाती है, क्योंकि आपका अवचेतन मन विरोध नहीं करता और उसे एक साफ और स्पष्ट संदेश भी मिल रहा है। इसलिए हमें अपने अवचेतन मन तक साफ और स्पष्ट संदेश भेजने की आवश्यकता होती है, और यह तभी संभव होता है जब हमारा चेतन मन इससे आड़े न आए। तभी वह शिष्य उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आखिर हम अपने अवचेतन मन को साफ और स्पष्ट संदेश क्यों नहीं भेज पाते? आखिर इसका क्या कारण है? इसका जवाब देते हुए गुरु शिष्य से कहते हैं, इसका पहला कारण यह है कि जब भी हम अपने अवचेतन मन को कोई सूचना पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो हमारा चेतन मन पहले से उसे तर्क वितर्क करता है। वह यह सब सोचता है कि इस जानकारी से हमें क्या लाभ होगा या हानि, और जब तक हम अपनी सूचना को सही और साफ तौर पर अपने अवचेतन मन तक नहीं पहुंचा पाते तब तक वह हमारे लिए काम नहीं कर सकती। मान लीजिए कि आप ईश्वर के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं और उनके प्रार्थना कर रहे हैं, हे ईश्वर, मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाए, मैं अच्छी तरह से कामयाब हो जाऊं। इस दौरान हमारा चेतन मन सोचता है कि आखिर मुझे नौकरी मिल जाएगी और मैं कामयाब हो जाऊंगा, तो उसके बाद मैं क्या करूंगा? मैं ऐसा घर खरीद लूँगा, ऐसी गाड़ी खरीद लूँगा, अपने परिवार के लिए यह करूँगा, वह करूँगा, अपना खुद का व्यापार शुरू करूँगा। ऐसा कई प्रकार के विचार हमारे चेतन मन में उठने लगते हैं, और इसी कारण हम अपने अवचेतन मन तक साफ और स्पष्ट संदेश भेज ही नहीं पाते। और इसीलिए कहा जाता है कि ध्यान हमारे मन को शांत कर देता है। आपको अपने अवचेतन मन तक साफ और स्पष्ट संदेश भेजना ही होगा, अपने अवचेतन मन को अपने वश में करना ही होगा। और अपने अवचेतन मन को वश में करने के लिए आप यह एक तरीका अपना सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ पानी है तो आपको उस चीज़ को मंत्र की तरह मन में दोहराना होगा, और ऐसा आपको करीब 28 दिन तक करना होगा। यदि इस दौरान आपने ऐसा कर दिया तो यह कह दिया तो कोई इसे फर्क नहीं पड़ता, पढ़ने वाला यह सब बेकार की बातें हैं, तो उनकी बातों पर यकीन मत कीजिएगा। क्योंकि यदि आप कोई बात मंत्र की तरह दोहराएंगे तो वह मंत्र अर्थात वह बातें हमारे अवचेतन मन तक पहुंच जाती हैं और अवश्य पहुंचती हैं, और वो कार्य भी पूरा होता है। और एक बार यदि आपकी बात आपके अवचेतन मन तक पहुंच गई तो हम दुनिया की कोई भी चीज़ पा सकते हैं, हम किसी भी बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। और इसके लिए आपको बस इतना ही करना है, जब भी आप रात को सोने जाएं बिस्तर पर, तो लेटने के बाद नींद आने से ठीक पहले आपको करीब 10 से 15 बार अपने मन को उस मंत्र को दोहराना है। जो भी आप
चाहते हैं और ऐसा करते हुए आपको नींद में चले जाना है, क्योंकि हमारा अवचेतन मन कभी नहीं सोता। वह 24 घंटे 365 दिन आपके लिए लगातार काम करता रहता है, जबकि रात को सोते समय हमारा चेतन मन पूरी तरह से शांत होता है, वह सो जाता है। और यही वह समय है जब हमारा अवचेतन मन पूरी तरह से जागृत होता है। यह सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है। रात को सोते वक्त जो भी बातें आप अपने मन में डालते हैं आप वैसे ही बनते चले जाते हैं। कभी आपने इस बात पर गौर किया है, जब भी आप रात को सोते वक्त कोई नकारात्मक बात या नकारात्मक जानकारी लेते हैं तो सुबह उठते ही आपको नकारात्मक विचार आते हैं, और वहीं पर यदि आप रात को सोते वक्त सकारात्मक जानकारी सकारात्मक बातें करते हैं तो अगले दिन सुबह आप बहुत ज़्यादा ताकतवर महसूस करते हैं। आपका दिन पहले से ज़्यादा अच्छा लगने लगता है, आप अब अच्छा महसूस कर पाते हैं। इसीलिए रात को सोते वक्त कभी भी अपने आप से नकारात्मक बातें ना करें। याद रहे, जब भी आप रात को सोने जाएं तो बिस्तर पर लेटने के बाद नींद आने से ठीक पहले आपको करीब 10 से 15 बार अपने मन को उस मंत्र को दोहराना है, जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपके मन में इच्छाएं हैं, जो आप करना चाहते हैं, और ऐसा करते हुए आपको नींद में चले जाना है। ऐसा बोलते हुए आपको गहरी निद्रा में चले जाना है। और इतना कहकर आपके भीतर अपार ताकत है, पर उसे जगाने के लिए सही कदम उठाना होगा। बहुत कम लोग जानते हैं कि समृद्धि का असली दरवाज़ा कहाँ छुपा है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो अपने सपनों के लिए सच में लड़ने को तैयार हैं। अगर हाँ है तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि यही सफ़र आपको उस मुकाम तक ले जाएगा जिसकी आज आपको केवल सपने देखने को चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि आज सिर्फ 6 महीनों में अमीर बन सकते हैं? क्या यह पागलपन लगता है? मुझे पता है, सालों पहले अगर किसी ने मुझसे यह कहा होता तो शायद मैं भी हंसकर बोल देता, लेकिन यही तो सच्चाई है। गरीब लोग वही पुरानी सोच को आदतों में दोहराते रहते हैं। और अगर मैं कहूँ कि एक शॉर्टकट है, एक ऐसा रास्ता है जो आपको उस जाल से बाहर निकाल सकता है जिससे हमें बचपन में सिखाया जाता है कि सिर्फ एक स्थित नौकरी ही सुरक्षित है, आज मैं वही रास्ता आपको दिखाने वाला हूँ। एक ऐसा रास्ता जिससे आप केवल 6 महीनों में अपनी आर्थिक तरीके से पूरी तरीके से अपनी तस्वीर को बदल सकते हैं। सोचिए, सुबह जल्दी उठना, भारी ट्रैफिक में फंसना, दिन भर ऐसा काम करना जो आपको पसंद नहीं है, और महीने के अंत में वो सैलरी मिलना जिससे मुश्किल से खर्च चल पाता है। क्या यह आपकी ज़िंदगी का सच है? यही वह चक्र है जिससे ज़्यादातर लोग फंसे हुए हैं। कड़ी मेहनत, शुक्रवार का इंतजार, सोमवार का डर और हर महीने खत्म होने वाली सैलरी। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि आपको पैसे कमाने के लिए स्कूल या डिग्री की जरूरत नहीं है। आज ज्ञान पहले से कहीं ज़्यादा उपलब्ध है। बस सवाल यह है कि अगर सही रास्ता यही होता तो इतने लोग अब भी गरीब क्यों होते। प्रसिद्ध लेखक रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि मैं जानता हूँ यह कैसी स्थिति होती है। मेरे जैविक पिता एक बुद्धिमान पढ़े लिखे व्यक्ति थे जिन्होंने सरकारी नौकरी में एक अच्छा पद हासिल किया, लेकिन वे कभी अमीर नहीं बन पाए। हमेशा डरे रहते थे, नौकरी छूट गई तो बिल कैसे भरेंगे। उनका दोष नहीं था, बल्कि वह सिस्टम का हिस्सा बन गए थे जिससे उन्हें सिखाया गया था कि कड़ी मेहनत ही सफलता है। लेकिन यही तो सोच असली जाल है। अब सोचिए, दुनिया के सबसे अमीर लोगों को देखिए, क्या वे किसी वेतन के भरोसे हैं? जेफ बेसोस, एलन मस्क, वारेन बफेट, दे क्रैक द कोड। उन्होंने यह समझा कि जिस तरीके से हम नज़रअंदाज कर देते हैं पैसे के लिए काम करना एक हारने वाला खेत है। असली जीत तब होता है जब पैसा आपके लिए काम करता है। तो पहला कदम क्या है? आपने सोचा? यह तरीका को बदलिए। खुद को एक कर्मचारी नहीं, एक निवेशक, एक संपत्ति निर्माता के रूप में देखिए। सोचिए, अगर कल आपको नौकरी चली जाए तो कितने दिन तक टिक पाएंगे? 1 महीना, शायद कम से कम। कितना? इसका मतलब है कि आपका अपनी वित्तीय स्थिति पर कोई नियंत्रण नहीं है। अब कल्पना कीजिए, अगर आप अपनी आमदनी को किसी एक बॉस कंपनी या सरकार पर निर्भर न रखते हुए अपनी संपत्तियों बनाते हैं, जैसे किराए की प्रॉपर्टी, ऑनलाइन बिजनेस, डिजिटल प्रोडक्ट्स या स्टॉक। आपको सिर्फ रास्ता बदलना है। उन लोगों की किताबें पढ़िए जो उस रास्ते पर चल चुके हैं। ऐसे कम्युनिटी और फोरस से जुड़िए जहां लोग निवेश, पैसा और स्वतंत्रता की बात करते हैं। छोटे छोटे आय के स्रोत जो मिलकर आपको वित्तीय आज़ादी दे सकते हैं। यही है असली समृद्धि।
की दिशा, लेकिन मैं जानता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं। रॉबर्ट, यह सब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत में तो कैसे करूं? मेरे पास बिल है, परिवार है, जिम्मेदारियां हैं, और मैं पैसे के लिए काम करना कैसे छोड़ सकता हूं? और मैं कहता हूं कि आपको अभी नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको आज ही अपने पैसे के साथ रिश्ते को बदलना शुरू करना होगा। कमाने और खर्च करने के लिए उस रट से बाहर निकलने अब समय है कि कुछ ऐसा बनने का जो आपने सोने पर भी आपको आय देता रहे। और मुझे वह पल अब भी याद है जब यूएस मरीन कोर्स में सेवा करते हुए मुझे पहली बार एहसास हुआ, अगर मैं इसी पारंपरिक रास्ते पर चलता रहा तो मेरी पूरी आर्थिक जिंदगी किसी और के नियंत्रण में होगी। मैं खुद के एक वादा किया, सीखना शुरू किया, किताबें पढ़ी, सेमिनारों में गया और सफल लोगों से सीखा। उसके बाद फिर मैंने पहला छोटा निवेश किया, एक छोटा सा फ्लैट जिसे किराए पर दे दिया। शुरुआत में वह छोटा सा कदम था, लेकिन उसने मेरे बिल भरने शुरू कर दिए बिना किसी मेहनत के। उस दिन मुझसे समय में आए आर्थिक स्वतंत्रता मेहनत में नहीं, समझदारी में है। अब सोचिए, आप कौन सा पहला कदम उठा सकते हैं? एक छोटा निवेश, एक वैकल्पिक आय स्रोत, पैसिव इनकम पर स्टडी शुरुआत करें, क्योंकि जब आप सही लोगों के साथ होते हैं तो रास्ता छोटा और तेज हो जाता है। किसी डिग्री या कठिन मेहनत से भी ज़्यादा मुझे याद है जब मैंने अपने अमीर पिता को देखा। उन्होंने मुझे सिखाया कि असली शिक्षा बाजार से आती है, किताबों से नहीं। क्या आप आज भी उसे घिसे पिटे सिस्टम का हिस्सा बने रहने देंगे जो आपको कर्ज और तनाव की जंजीरों में बांधता है, कि या आप उस रास्ते पर चलेंगे जो आपको आज़ादी की ओर ले जाएगा? सफल निवेशकों ने मुझे सिखाया जा रहा है, और दुनिया डर देखती है वहाँ अवसर को देखो। आज जिस तरीके से पैसे का उपयोग करते हैं वह तय करेगा कि आने वाले सालों में आप गुलाम होंगे या मालिक। बहुत से लोग अपनी आर्थिक जिंदगी खुद की तबाह कर रहे हैं बिना जाने स्कूल ने हमें पढ़ाना कि सुरक्षित नौकरी ही सफलता है। मेरे गरीब पिताजी यही वो करते थे, और आज वो इस स्थिति में हैं कि दूसरे की उस दलाली में जीते हैं। और इसीलिए मैं यही मानने को तैयार हूँ। लेकिन एक दिन मैंने देखा कि वेतन बढ़ने के बाद भी लोग नई कार खरीदते हैं, लोन लेते हैं और पहले से भी ज़्यादा फंस जाते हैं, क्योंकि वे पैसा पेंसिव में लगाते हैं, ऐसे चीज़ों में जो केवल खर्च बढ़ाती है। असली अमीरी तब आती है जब आप एसेंस खरीदते हैं, ऐसी चीज़ें जो आपको पैसे कमा कर देती है। याद रखें, पैसिव आपकी जेब से पैसे निकालती हैं और एक्सटेंस आपकी जेब से पैसे डालते हैं। आपका खुद का घर जिसमें आप रहते हैं, अगर वह आपको पैसा नहीं दे रहा है तो वह भी पैसिव है। लेकिन अगर आप कोई ऐसी संपत्ति खरीदते हैं जो किराया देती है, वो असिस्टेंस है। गरीब लोग दिखावे के लिए खर्च करते हैं, अमीर लोग संपत्ति बनाते हैं। फर्क बस इतना है कि यही सोच आज से आपकी बदलनी चाहिए। आपको कितनी बार देखा है कि लोग आपकी मेहनत की कमाई को उन चीज़ों पर खर्च कर देते हैं जो उन्हें कोई आर्थिक लाभ नहीं देती है। ना ही मोबाइल फ़ोन, महंगे कपड़े और फाइनेंस की गई गाड़ी या कारें, ये सब दिखावे के लिए होती हैं। लेकिन यही आपकी जेब से पैसे निकालती हैं, ना कि उसमें डालती हैं। वही असली अमीर लोग अपने पैसे को ऐसे निवेश में लगाते हैं जो उन्हें स्थायी आदाय प्रदान करते हैं, जैसे कि व्यवसाय, रियल एस्टेट, स्टॉक्स और अन्य पैसिव इनकम स्रोत। मैंने यह पाठ बहुत जल्दी सीख लिया है जब मैंने निवेश की दुनिया में कदम रखा। मेरे रिच डैड हमेशा कहते थे कि एसेट वित्तीय स्वतंत्रता की कुंजी है। यदि आप अमीर बनना चाहते हो तो एसेट खरीदें। शुरू में यह एक सरल विचार प्रतीत हुआ, लेकिन जब मैंने इसे लागू करना शुरू किया तो मैंने अपने जीवन में वास्तविक परिवर्तन देखा। मैंने उन खर्चों को कम करना शुरू किया जो मुझे कोई रिटर्न नहीं देते हैं, और उन एसेट में निवेश करना शुरू किया जो मुझे आय प्रदान करते हैं। मैंने एक छोटी सी संपत्ति खरीदी और उसे किराए पर दे दिया। पहली बार मैंने देखा कि बिना काम किए भी मेरी जेब में आ रहे हैं, पैसे मेरी जेब में आ रहे हैं। यह एक परिवर्तनकारी पल था। अब मैं चाहता हूँ कि आप सोचें, आज आपके पास कितने आय के स्रोत हैं। यदि कल से आपका वेतन आना बंद हो जाए तो आप कितने दिन बिना काम किए जीवित रह सकते हैं? अधिकांश लोगों के पास अपनी नौकरी के अलावा कोई आय स्रोत नहीं होता,
इसका मतलब यह है कि वे हमेशा वित्तीय संकट के एक कदम दूर होते हैं। समस्या यह है कि हमें यह विश्वास करने के लिए सिखाया गया है कि केवल कठिन परिश्रम ही हमें अमीर बना सकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि जो व्यक्ति सबसे अधिक काम नहीं करता बल्कि जो समझदारी से निवेश करता है वही वास्तव में अमीर बनता है। यही कारण है कि आप देखते हैं कि इतने लोग 40 से 50 साल तक काम करते हैं और अंत में उनके पास कुछ नहीं होता, जबकि निवेशक, उद्यमी और व्यवसाय मालिक कम समय में ही संपत्ति बना लेते हैं। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि रॉबर्ट क्या है, तो रॉबर्ट, लेकिन मेरे पास निवेश करने के लिए पैसा नहीं है। जब मैं अपने बिलों को मुश्किल से चुका पा रहा हूँ तो मैं संपत्ति कैसे खरीद सकता हूँ? और मैं कहता हूँ कि यह सब आपकी मानसिकता पर निर्भर करता है। अक्सर लोग ऐसी चीज़ों पर पैसा खर्च करते हैं जो उन्हें कोई रिटर्न नहीं देती और फिर कहते हैं कि उनके पास निवेश करने के लिए पैसा नहीं है। यह इसलिए होता है क्योंकि हमें निवेश की तरह सोचने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया गया है। लेकिन यदि आप अपनी वित्तीय स्थिति बदलना चाहते हैं तो आपके निवेश की तरह सोचने की शुरुआत करनी होगी। अगले 30 दिनों तक किसी भी चीज़ पर खर्च करने के लिए या खर्च करने से पहले अपने आप से पूछें, क्या ये एक पेशेंट है या एक लाइबिलिटी है? क्या यह एक मेरी जेब में पैसा डालने या नहीं डालेगा? मेरी जेब से पैसा निकलेगा? यदि उत्तर है, यदि आपकी जेब से पैसा निकालेगा तो उस खरीदारी पर पुनः विचार करें। अगर आज से ही अपनी संपत्ति की नींव बनाना शुरू करें और अगर आज के छोटे कदम भविष्य में आपकी वित्तीय स्वतंत्रता का कारण बन सकते हैं। आखिरकार यह आपका निर्णय है, क्या आप पैसे के लिए काम करना जारी रखना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि पैसा आपके लिए काम करे? बचपन से हमें सिखाया जाता है कि सफलता की कुंजी अच्छी तरह से पढ़ाई करें, अच्छे अंक प्राप्त करें, अच्छे कॉलेज में दाखिला लें और एक स्थिर नौकरी प्राप्त करें। यह सही लगता है कि ना, लेकिन यह एक वास्तव आपत्ति वित्तीय स्वतंत्रता दिलाता है। वास्तविकता यह है कि यदि आप केवल वेतन पर निर्भर रखते हैं तो आप हमेशा किसी और के नियंत्रण में रहते हैं, लेकिन यदि आप एसेट में निवेश करते हैं तो आप अपने वित्तीय भविष्य के नियंत्रण में होते हैं। अब समय है कि अपनी सोच को बदलने का निवेशक की तरह सोचो और अपने पैसे को अपने लिए काम करने दो। यदि वह रास्ता है तो आपकी वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाएगा। बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने। यह एक ऐसा प्रश्न किया जिसे हर व्यक्ति पूछता है कि जो सच्चाई जानना चाहता है, जो इस सिस्टम की असली तस्वीर को समझना चाहता है। आपने पूछा कि अगर यह समृद्धि का रास्ता है तो फिर डॉक्टर, वकील, इंजीनियर जैसे पेशेवर लोग सालों तक मेहनत करते हैं क्योंकि आर्थिक तंगी से जूझते हैं, क्योंकि कई लोग जिनके पास डिग्रियां या नौकरियां हैं फिर भी वे कर्ज में डूबे रहते हैं। तो इसका जवाब इतना ही है कि पूरी प्रणाली ही ऐसी बनाई गई है कि आप मेहनत करेंगे तो लेकिन कभी मुक्त ना हो पाएंगे। यह व्यवस्था चाहती है कि आप हर सुबह जल्दी उठे, भीड़ भाड़ में सफर करें और दिन भर काम करें और फिर थक हार कर वापस आएं, ताकि आपके पास सोचने का सही समय ना हो बचे। क्योंकि अगर आपकी गहराई से सोचना शुरू कर दिया तो शायद आप सवाल पूछेंगे और सवाल इस व्यवस्था को असहज कर देंगे। शिक्षा प्रणाली को भी देखें। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि पढ़ो, अच्छे अंक लाओ, किसी बड़ी कंपनी में नौकरी पाओ, लेकिन क्या कभी किसी ने हमें सिखाया कि पैसा कैसे काम करता है? क्या स्कूल में किसी ने हमें बताया कि निवेश क्या है, टैक्स कैसे काम करता है या एक सफल व्यवसाय कैसे शुरू किया जा सकता है? नहीं, हमें इतिहास की तारीख, विज्ञान के सिद्धांत पर और गणित के जटिल समीकरणों को याद करवाए जाते हैं, लेकिन असली जिंदगी में काम आने वाली वित्तीय जानकारी हमें नहीं दी जाती, क्योंकि यह सिस्टम नहीं चाहता कि आप स्वतंत्र बने रहें। यह आपको सिखाता है कि आप नौकरी करनी है, नियम मानने हैं और आदेशों का पालन करना है, लेकिन यह आपको नहीं सिखाता कि आप खुद के मालिक कैसे बने या कैसे बन सकते हैं। और यही वह कारण है कि बहुत सारे डॉक्टर, वकील और इंजीनियर होने के बावजूद लोग अपनी आर्थिक स्थिति में संघर्ष करते हैं। वे कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन सिस्टम उन्हें वह याद नहीं सिखाता या अपने पैसे को कैसे प्रबंधित करें। एक डॉक्टर सालों तक पढ़ाई करता है, लेकिन जब तक वह कानून या कमाना शुरू नहीं कर देता है तो यह एक बड़ी कार खरीद नहीं लेता, एक महंगा घर नहीं ले लेता। जब तक लोन की किस्तें चुका नहीं देता उसकी आधी सैलरी चली जाती है और वह ऊपरी तौर पर सफल लगता है, लेकिन असल में वह अंदर से
एक रेस में दौड़ता हुआ घोड़ा होता है जिसमें कभी जीत नहीं होती और यहीं पर हम फंस जाते हैं। एक ऐसी जिंदगी जहां पर हम बस जीवित रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी वास्तव में जीवन को जी नहीं पाते अच्छे ढंग से, क्योंकि हमें सिखाया ही नहीं गया है कि आर्थिक आज़ादी क्या है और क्या होती है। स्कूल हमें रटा देते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, लेकिन यह नहीं बताते कि नवाब तो वही बनता है जो समझता है कि पैसे को कैसे अपने लिए काम में लेना है। किताबें, ऑनलाइन कोर्स, यूट्यूब पर सैकड़ों निःशुल्क वीडियो उपलब्ध हैं, लेकिन अधिकतर लोग उन्हें नहीं देखते क्योंकि उनकी मानसिकता ही नहीं है बनी। वे खुद को लिए नहीं सोचे कि हमें मानसिक रूप से ऐसे कर्मचारी बनने के लिए तैयार किया जाता है, ना कि एक निर्माता बनने के लिए। यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति निवेश या उद्यमिता की बात करता है तो लोग उसे जोखिम भरा कहकर मना कर देते हैं, लेकिन असली जोखिम क्या है? एक ही नौकरी में फंसे रहना, एक ही इनकम सोर्स पर निर्भर रहना और हर महीने की आखिरी तारीख का इंतजार करते रहना, यह असली जोखिम है। आप क्या सोच रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं और मेरे पास तो पैसे ही नहीं है निवेश करने के लिए, लेकिन यह सोच ही सबसे बड़ी रुकावट है। आपको पैसे पहले नहीं, जानकारी पहले चाहिए। सोचिए, अगर आपको आज 1 लाख रुपए मिल जाए और आपको यह ना पता हो कि उन्हें कहाँ और कैसे लगाना है, तो क्या आप क्या करेंगे? तो आप वह सारा पैसा खर्च कर देंगे या गलत जगह पर निवेश कर देंगे, उसे खो बैठेंगे। इसीलिए सबसे पहले चीज को आपको चाहिए वह है वित्तीय ज्ञान, और इस ज्ञान को पाने के लिए आपको किसी महंगे कोर्स की जरूरत नहीं है। आपके पास इंटरनेट है, आपके पास समय है और सबसे जरूरी आपके पास निर्णय लेने की शक्ति है। आप तय कर सकते हैं कि आज से आप एक नई शुरुआत करेंगे। आज से आप पैसे के बारे में जानना शुरू करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे, समझना शुरू करेंगे। शायद शुरुआत में यह आपको मुश्किल लगे, शायद आप बहुत कुछ समझ नहीं पाएंगे, लेकिन यही वह प्रक्रिया है जिससे आपकी सोच विकसित होगी। और जैसे जैसे आप जानेंगे कि पैसे को कैसे प्रबंधित किया जाए, निवेश कैसे काम करता है, एसेट क्या होते हैं और लायबिलिटीज क्या होती है, वैसे वैसे आप उस भीड़ से अलग होने लगेंगे जो हर दिन काम पर जा रही है लेकिन वह नहीं पहुंच रही। आपको यह भी समझना होगा कि आपकी आय का स्तर केवल आपकी शिक्षा या मेहनत से नहीं बल्कि आपके सामाजिक दायरे से भी तय होता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में पाया गया है कि जिन लोगों के आसपास वित्तीय रूप से समझदार लोग होते हैं और वे स्वयं भी अधिक सफल होते हैं। इसका अर्थ यह है कि अगर आपको चारों ओर वे लोग हैं जो सिर्फ नौकरी की बात करते हैं, वे आप भी उसी रास्ते पर चलने लगेंगे। यदि आप अपने सामाजिक दायरे के बदलते हैं, किताबें पढ़ते हैं, ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो संपत्ति बनाते जा रहे हैं, तो आपकी सोच आपकी बदलने लगेगी। और आप सवाल यह नहीं है कि आपके पास कितने पैसा है, सवाल यह है कि आप क्या सीख रहे हैं। क्या आप वही सीख रहे हैं जो सिस्टम चाहता है कि आपका सीखें, या आप वह सीख रहे हैं जो आपको वास्तव में स्वतंत्र बना सकता है? आंकड़े बताते हैं कि वित्तीय शिक्षा की कमी एक सामान्य व्यक्ति को हर साल से ज़्यादा का नुकसान कराती है और पूरे जिंदगी में यह नुकसान लाखों तक पहुंच जा सकता है। यह नुकसान केवल पैसों का नहीं, यह आत्मविश्वास का है, मानसिक स्वास्थ्य का है, सपनों का है। यह नुकसान हमें उस जिंदगी से दूर करता है जिसे हम जी सकते हैं। अब सोचिए, अगर आपके पास बचपन से ही सही जानकारी होती, अगर आपके पास सिखाया जाता कि ब्याज कैसे काम करता है, तो क्या आप कभी क्रेडिट कार्ड के जाल में फंसते? अगर आपको समझ में होता कि घर एक एसेट नहीं बल्कि लायबिलिटीज है, या तो आप बिना सोचे लोन लेते, यहाँ तक कि आप आज भी अपने चारों तरफ से ऐसे लोगों को देख सकते हैं जो अच्छी नौकरियों में हैं, अच्छी तनख्वाह पा रहे हैं, लेकिन फिर भी मानसिक रूप से थके हुए हैं, आर्थिक रूप से दबे हुए हैं। और जब आप उनसे पूछते हैं कि क्यों, तो वो कहते हैं कि बस ज़िंदगी ऐसी ही है। लेकिन सच्चाई यह है कि ज़िंदगी वैसी है जैसे आप उसे बनाते हैं। आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता वह है कि जो सब चल रहे हैं, एक पारंपरिक रास्ता जिससे आप स्कूल जाते हैं और नौकरी करते हैं, कर्ज में डूबते हैं और उम्मीद करते हैं एक दिन सब ठीक हो जाएगा। और दूसरा रास्ता वह है जहाँ पर आज आप खुद से ही शिक्षित करना शुरू करते हैं, आज पढ़ना शुरू करते हैं और आप सवाल पूछते हैं, आज उन चीज़ों का ध्यान से देना शुरू करते हैं जिन्हें पहले अपने अनदेखा किया। शायद यह आसान नहीं होगा, शायद लोग आपसे कहें कि यह
सब फालतू है। लेकिन याद रखिए, इतिहास उन्हीं लोगों को याद करता है जिन्होंने भीड़ से हटकर सोचा, आपके पास तक जो किया वह एक सिस्टम के अनुसार, लेकिन अब जो आप करेंगे वह आपको अनुभव होगा और यही फर्क है लाएगा। इसलिए मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगा कि आज से अगला 30 दिन से सिर्फ 30 दिन हर दिन पैसा, निवेश, संपत्ति निर्माण और उद्यमिता पर कुछ पढ़िए और कुछ देखिए और कुछ सोचिए, और आपका पहला कदम हो सकता है उस जिंदगी की ओर जिसे आप सच में जीना चाहते हैं। और यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप पाएंगे कि आपकी सोच बदलने लगेगी, और जब आपकी सोच बदलने लगेगी तब आपकी दुनिया ही बदल जाएगी। आपके पास जो भी है उसे बर्बाद मत कीजिए, इसे ज्ञान प्राप्त कीजिए और लगाइए, क्योंकि इन दिन आएगा जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और खुद से कहेंगे कि उस दिन शुक्र है मैं उस दिन निर्णय नहीं लिया था। हर दिन एक नई सीख और आपके जीवन की दिशा बदल गई। और लेकिन ध्यान दीजिए कि वह ज्ञान कौन सा है और कौन आपको दिशा दिखा रहा है। आप जिस खेल में फंसे हुए हैं, जो हर महीने की तनख्वाह पर इंतजार होता है, EMI की चिंता होती है और बॉस की डांट सुननी पड़ती है, तो उससे बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, वह ज्ञान प्राप्त करना जो आपको स्कूल का था, कॉलेज ने भी कभी नहीं सिखाया। कि अब आप एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आप सच में इस खेल के प्यादे बनकर जिंदगी भर इधर उधर धके जाना चाहते हैं? क्या आप खेल की असली नियम जानकारी रखते हैं? खिलाड़ी बनना चाहते हैं? आपके आसपास के लोगों को देखिए, महंगाई के आसपास के दिन 5 लोगों के साथ सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं। क्या वे सही लोग हैं जो हर महीने की ज़िंदगी तारीख तक गिनते हैं? क्या वे सिर्फ समस्याओं की बात मानते हैं, समाधान की नहीं? क्या वे सिर्फ तनख्वाह की सीमा तक ही सीमित है? लेकिन यह है कि कभी निवेश, आय के स्रोत पर स्वतंत्रता है की बात नहीं करते हैं। अगर हाँ, समझ लीजिए आप उसी मानसिक जाल में फंस जाएंगे, और यह कोई संयोग नहीं है, यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है। और आपकी सोच और आपकी उपलब्धियां हैं आपके सामाजिक दायरे से प्रभावित होती हैं। तो मैंने एक बात सुनी, पहले सीखी थी, अगर तुम सफल होगे तुम्हारे हों तो तुम्हारी उनकी सलाह मत लो जिनके पास वह परिणाम ना हो जो तुम चाहते हो। वह यह बात साधारण है, लेकिन जीवन बदल देते हैं। और आप कभी भी पैसों की समझ, निवेश का साहस या संपत्ति की योजना उन लोगों से नहीं सीख सकते, खुद डर में जी रहे हैं। ऐसे में बहुत से लोग वित्तीय सलाह उन दोस्तों को, उसके रिश्तेदारों को देते हैं जिन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में कोई संपत्ति नहीं बनाई। वे लोग जो खुद को कर्ज में डूबे हुए हैं, वही आपको सलाह देंगे कि आप कैसे संभालोगे पैसा। और यह खतरनाक है। अगर मैं अब से गरीब पिता की सलाह पर चलता तो आज किसी दफ्तर में एक बोरिंग नौकरी कर रहा होता। वे कहते हैं कि निवेश मत करना, पैसा डूब जाएगा, लेकिन स्थिर नौकरी ही सबसे अच्छा विकल्प है। और यह डर सिर्फ उनके शब्दों के लिए नहीं बल्कि उनके सोच में बैठ चुका है। लेकिन वही मेरे जीवन का नियंत्रण मोड़ बन चुका है। और मैंने पहली बार अपनी किस्मत को अपनाने के लिए एक अमीर पिता से यह सुना कि पैसा डराता नहीं है, डरने वाले उसे गंवा देते हैं। उस दिन से मेरी सोच बदल गई। समझिए, आपका परिवार या दोस्त को छोड़कर की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको यह जरूर समझना चाहिए कि उनका प्रभाव आपकी वित्तीय सोच और निर्णय पर सीधा असर डालता है। अगर आप आसपास के क्षेत्र में संपत्ति के बारे में नहीं सोचते हैं, अगर वे किसी न किसी निवेश या आय स्रोतों की बात नहीं करते हैं, तो वह हमेशा शिकायत करते हैं, तो सरकार की प्रॉपर्टी, मुंबई की तोहफा असर कब और कैसे आपको अंदर तक उतार जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि धीरे धीरे आप भी उसी ऊर्जा को आत्मसात कर रहे हैं। और पैसा तो हमेशा नसीब में नहीं, हम तो मिडिल क्लास के लोग हैं। अमीर बनने के लिए भाग्य चाहिए, और ऐसे सोच एक जगह की तरह है जो धीमे धीमे आपको सपनों को मार देती है। लेकिन आप खुद को ऐसे लोगों से घेरे रहते हैं जो बड़े सोचते हैं, जो जोखिम लेते हैं, नहीं डरते, जो निवेश करते हैं, सवाल पूछते हैं कि नई चीज़ें सीखते हैं, तो आप देखेंगे कि नहीं आपसे खुद की सोच बदलने लगती है। उनके साथ समय बिताइए और आपके आगे बढ़ने के लिए
समय बिताइए और प्रेरित करें और ना कि रुक जाने के लिए मजबूत करें। उनसे जुड़िए। जिन शब्दों में समाधान हो, केवल शिकायत नहीं, आप जान जाइए कि संभावना केवल शब्द नहीं है, यह एक दृष्टिकोण है। आपका वातावरण, आपकी संपत्ति और आपका नेटवर्क ऐसा मिलकर आपके नेटवर्क तय होंगे। और यह कोई कारोबारी दुकान नहीं है। यह तथ्य अमीर लोगों केवल कड़ी मेहनत की नहीं होती, बल्कि रणनीतियाँ संभावित बनने के लिए है। वे उन अवसरों को और दौड़ते हुए जिन लोगों को बाकी लोग अनदेखा न करें। और अब खुद से यह सवाल पूछिए कि क्या आप ऐसे लोगों के बीच जो केवल काम और थकान की बातें करते हैं, क्या उन लोगों के साथ जो आपको कुछ नया सिखाते हैं, जैसे IAS, सृजन, संपत्ति निर्माण, डिजिटल युग में पैसे कमाने के रास्ते, कभी सोचा है कि क्या लोग हमेशा सही वक्त पर सही जगह पर ध्यान देते हैं क्योंकि उन्हें ऐसे अवसर मिलते हैं कि आपको नहीं देखा होगा, क्योंकि वे हमेशा सीखने के लिए स्थिर में रहते हैं और हमेशा जागरूक रहते हैं, है ना। तो नेटवर्क उन्हें यह जानकारी देता है कि आप लोगों को कभी नहीं मिलती। और अगर आप में अपनी वित्तीय हालत को बदलना चाहते हैं तो आपको खुद से पहला वादा करना होगा, उन लोगों के साथ समान व्यवहार करूंगा, समान और सही समय बिताऊंगा जो मुझे आगे बढ़ाने की ताकत रखते हैं। ऐसे लोग की सलाह लूंगा जिसके पास वह जीवन है और मैं जीना चाहता हूँ, क्योंकि अंत में वह सब वही बन जाते हैं जिनसे आप रोज जुड़ते हैं। उनका डर, क्योंकि सीमाएं, उनकी सोच, ये सवाल आपको जीवन तक ले जा रहा है, हिस्सा बन जाता है। और अगर आप खुद को पहचानने के लिए लोगों को बीच रहेंगे तो वित्तीय रूप से चला है जिन्होंने विनिवेश किया है, उन्होंने अपनी सब गलतियों से सीखा है कि यकीन मानिए आप उस रास्ते पर चल पड़ेंगे इस रास्ते पर आप सिर्फ मानते हैं कि आपको बस यह तय करना है कि आप भीड़ के साथ रहना चाहते हैं। यह उस अल्पसंख्यक समूह का हिस्सा है बनना चाहता है और जो अपने जीवन का नियंत्रण खुद लेवा या चुनाव कठिन हो सकता है, लेकिन यही एक संपूर्ण चुनाव है जो आपको पूरी जिंदगी बदल देगा। और सिर्फ 1 मिनट में मिलियन से पहले ही कोशिश करना कि यह अपनी जिंदगी को बदल दे। और आपके अपने एक अधूरी सोच है। असली जानकारी तब होती है जब आप खुद को इतना प्रभावशाली बनाते हैं, सक्षम बनाते हैं कि कोई जो व्यक्ति चाहे वह कितनी भी सफल क्यों ना हो, लेकिन आपको आपके पुनर्जन्म नेटवर्क में शामिल करने के लिए खुद उत्सुक हो जाएंगे। आपको अपनी सोच, अपने दृष्टिकोण और अपने ज्ञान के मूल्य जोड़ना है। हमें ऐसा सीखने के लिए जिज्ञासा है और किसी भी रिश्ते के लिए ये योगदान देने की इच्छा है। इच्छा की मैं आपको सफलता में सही रास्ते पर ले जा रहा हूँ। जब आप तय करते हैं स्वयं को एक उपयोगी, मूल्यवान और प्रेरणादायक व्यक्ति मानते हैं, और ऐसे में तय कोई भी केवल आपको उपस्थित नहीं दे सकता। उपस्थित नहीं होकर आपके अवसर नहीं मिल पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले अपनी क्षमता और सोच को लय करना सिखाइए कि आप अपने आप को कैसे कर सकते हैं। जहाँ जाएं वहाँ आपके विचार, आपका दृष्टिकोण और आपकी ऊर्जा चुनी खुद ही एक अवसर बन जाए। अब आप जहाँ सवाल उठाएं तो आज आपसे ही अपनी नेटवर्किंग कैसे बेहतर है ये बताएं और बना सकते हैं। उत्तर बहुत सरल है, वहाँ जाइए। जहाँ अवसर बनते हैं, वित्त और उद्यमिता है, वहाँ जाइए। जुड़ी घटनाओं, संबंधितों, बैठकों और समूहों में सक्रिय रूप से भाग लेने का शुरू किया है अवसर, लेकिन उन जगहों में रहने वाले लोग हमेशा के लिए विचारों के लिए साथ आते हैं जहाँ बातें केवल खर्च, नौकरी और छुट्टियों की होती है। पत्नी, संपत्ति निर्माण, निवास, व्यवसाय और अवसरों की है, और इस सब की आपकी एक सक्रिय भागीदारी है जो होनी चाहिए। केवल श्रोता नहीं बल्कि एक विचार, एक सवाल पूछने लगता है कि इस योगदान में आपको आज एक छोटी सी चुनौती देना चाहता हूँ। आने वाले 30 दिनों में कम से कम 3 साल लोगों से मिलिए जो पहले से ही वित्तीय सफलता की ओर चल रहे हैं, और वो एक निवेश हो सकते हैं और एक सफल उद्यमी या कोई व्यक्ति जिससे खुद से कोई बड़ा व्यापार खड़ा किया जा सके। ऐसे लोगों से मिलने का उद्देश्य केवल प्रेरणा लेना नहीं होना चाहिए, बल्कि यह जानना चाहिए कि जिस जिज्ञासा मेरी
होना चाहिए। और उन्होंने क्या किया कि यह गलतियाँ की और यह बातें उन्होंने होने लगी, उन्होंने वहाँ तक लेकर आई जहाँ वे बात याद रखिए, सफल लोगों के पास हर समय अवसर नहीं होते, लेकिन वे हर समय अपने दिमाग में अवसर की तलाश में रहते हैं। जब आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं तो आपकी सोच धीरे धीरे ही नष्ट हो जाएगी और अच्छी सोच जागृत होगी, जिससे विकास हो सकेगा, तरह विकसित होने लगता है। अब तक यह वीडियो को देख रहे हो तो आप अपने इसे समझ लिया हो तो संपन्नता की राह वही नहीं जो भीड़ अपनाती है। यह महज अधिक घंटे का काम करने वाला नहीं है और ना ही हर सिक्के को बचाने में, या केवल उस रास्ते पर चलने में नहीं है जिसे समाज या सिस्टम ने आपके लिए तय किया है, बल्कि यह मानसिक के उस क्रांतिकारी बदलाव में है जो आपको एक सामान्य सोच वाले व्यक्ति को से अवसर मिलवाता है कि कैसे पैसे के साथ एक नए सिस्टम की शुरुआत की जाए, नए रिश्ते की शुरुआत की जाए, कैसे हर दिन अपने निर्णयों में वित्तीय सोच को शामिल किया जाए और कैसे अपने जीवन की दिशा को नियंत्रित कैसे किया जाए। लेकिन अगर आप केवल इस शान को जानकर छोड़ देते हैं तो इसका कोई अर्थ नहीं है। ज्ञान तभी शक्ति बनाता है जब उसे कार्य में बदलाव चाहिए। और आज भी मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूँ, जो चुनौती है, यदि आप वास्तव में इसे पूरा निष्ठा अनुशासन के साथ अपनाते हैं तो केवल 6 महीनों में आपकी वित्तीय स्थिति पूरी तरह से बदल सकती है। इस परिवर्तन के लिए आपको केवल 5 नियमों का पालन करना चाहिए। पहला, यह सुझाव नहीं है, यह दर्शन नहीं है, यह नियम है और नियम के तरह काम करने हैं जब उनके पीछे अनुशासन हो। लेकिन आपको यह वादा करना है कि अगर आप अपने इन 5 नियमों का अपने जीवन में उतार लिया तो आपके पास पैसा, संपत्ति के साथ रिश्ता और हमेशा के लिए बदल जाएगा। यह पहला नियम है कि कभी भी केवल पीने के लिए काम मत कीजिए। इसका अर्थ यह है कि आप नौकरी छोड़ दें, बल्कि इसका सार यह है कि अब से जो भी पैसा आएगा पास आता है तो उसे उस नज़र से देखिए जैसे कि एक ऐसी बीज है जहां बीज से संपत्ति के पेड़ में बदल सकता है। केवल सैलरी लेकर और खर्च करने के लिए सोच से ऊपर उठिए। हर जगह एक अवसर है, पैसे के लिए काम मत कीजिए। इसका अर्थ यह है कि आप अपनी नौकरी छोड़ दें, बल्कि इसका सार यह है कि आप इसे जो भी पैसा डालते हैं उसे नज़रअंदाज कर दीजिए, क्योंकि नज़र से देखिए वह जो जैसे वह एक बीज और एक बीज की संपत्ति को पेड़ में बदल सकता है। केवल सैलरी और देने और खर्च करने के लिए सोच से ऊपर उठिए। हर सुबह एक अवसर है। यदि आप एक छोटा निवेश हो, एक ऑनलाइन हो, व्यवसाय के शुरुआत, एक क्रेडिट निष्क्रिय और आय का स्रोत हो, तो जब आप अपनी कमाई को इस दृष्टिकोण से देखना शुरू करते हैं तो आपके निर्णय स्वतः ही बदल जाते हैं। आपकी मानसिक स्थिति कैसे जी सकते हैं, कैसे संपत्ति बनाओ, ये मैंने बदला। लेकिन दूसरे संपत्ति का नियम, जो भी आप कमाते हैं उसका कम से कम 30% निवेश कीजिए। आप सोच सकते हैं कि यह कैसे संभव हो सकता है, खासतौर से जब महीने के अंत तक पैसे बचते ही नहीं हैं। लेकिन यही वो असली परीक्षा है जब आप खर्चों से पहले निवेश को प्राथमिकता देते हैं और आप अपने आप को एक ऐसी आदत की ओर ले जाते हैं जो जीवन भर लाभ देती है। यह मायने नहीं रखता कि आप कमाते कितना है। अगर आप 50 रुपये भी शुरुआत की तो वह एक शुरुआत है और तब तक आप इस अनुशासन को नहीं छोड़ सकते हैं जब तक प्रभाव आपके जीवन में टिकाऊ नहीं है। अगर हो सकता है तो तीसरा नियम सुनिए, हर महीने कम से कम एक किताब पढ़िए। और जो धन निवेश या व्यवसाय हो, किताबें और सोचने के तरीके भी बदल देती हैं, क्योंकि आपके नए दृष्टिकोण देते हैं, आपको उन गलतियों से बचाते हैं जो अन्य लोगों ने पहले ही कर चुकी है। और अगर आपको नहीं पता है तो कहाँ से शुरू करें, तो रिच डैड पुअर डैड पढ़िए। वहाँ किताब जिसने न केवल मेरी सोच बदली है बल्कि करोड़ों लोगों की है यह भी सोच बदली है, रूपांतरित कर दिया है। चौथे नियम और उन नियमों की दूरी बनाइए जो गरीब की महिलाओं रखते हैं।
यहाँ गरीबी का अर्थ केवल पैसे की कमी है तो बल्कि उस सोच से है जो धन को बुरा समझता है और मानता है, जो कहता है कि अमीर लोग लालची होते हैं, जो हर व्यक्ति में शिकायत करते हैं और जो बिना किसी आकांक्षा के केवल अपने वर्तमान में जीते हैं। ऐसे लोग धीरे धीरे आपकी उसी गहराई में खींचे चले जाते हैं जहाँ से निकलना है कठिन होता है और आपको उन्हीं लोगों में से गिरना शुरू होगा जो आपके बढ़ने से सिर्फ इच्छा रखते हैं, जो जोखिम लेने से नहीं डरते हैं, जो हर दिन खुद को बेहतर बनाते हैं, विश्वास करते हैं, है ना। पांचवा और अंतिम नियम, अपने वेतन के अलावा वैकल्पिक आय स्रोत विकसित कीजिए। यह एक छोटा व्यवसाय हो है कि कोई सेवा को आप दे सकते हैं या कोई प्रोडक्ट जो आपके बेच सकते हैं। यदि जरूरी नहीं कि यह शुल्क बहुत बड़ा हो, लेकिन यह जरूरी है कि यह आपकी वर्तमान नौकरी के बाहर हो। जब आप पहली बार इस सच्चाई को समझें तब तक आप आपके जीवन में केवल आपकी नौकरी पर निर्भर नहीं है, तभी आप वित्तीय स्वतंत्रता के वास्तविक अर्थ को जान पाते हैं। मुझे यह सब शुरुआत में डरावना लगता था और अब सोच सकता हूँ कि क्या मैं इस प्रकार नौकरी कर पाऊंगा। तो क्या मेरे पास समय संसाधन है, आत्मविश्वास है? और उसका उत्तर हाँ। यदि आप एक छोटे से कदम उठाएं तो निर्णय ही आपका ये काम हो जाएगा। धन्यवाद। आज की वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में अपनी राय दें कि क्या आप इसी सोच पे रहना चाहते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक।